हे गाइस, सो आज हमारे साथ हैं आलोक सर। आज हम आलोक सर से डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि कैसे आप फ्रीलांसिंग या फिर खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं, वो सब कुछ आज आलोक सर बताने वाले हैं आपको। आप में से बहुत सारे लोगों ने सर के वीडियोस देखे होंगे, सर को फॉलो किया होगा, बट आज सर के थ्रू ही जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है, कैसे उन्होंने शुरू किया और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करें, जो कि ज़्यादातर वो अपने चैनल पे नहीं शेयर करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे बिगिनर्स को समझ में आएगा फेलियर्स और स्ट्रगल्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच सर, आप टाइम देने के लिए और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताने के लिए। सो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आपने शुरू किया? कैसे आपने स्टार्ट किया? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य, लेट मी थैंक यू बिकॉज यू गेव मी द प्रिविलेज एंड चांस कि हम आपके चैनल पे आए और आपके ऑडियंस को कुछ वैल्यू पैक, कुछ इंफॉर्मेशन और अपने लाइफ से कुछ ऐसे अनकवर्ड फैक्ट्स आज शेयर करें। सो थैंक यू आदित्य फॉर दिस। इफ यू लुक एट माय हिस्ट्री, है ना, टेक्निकली कहीं पे भी जाओगे 2008-9 में मैं करियर बिगिन किया, लेकिन सबसे पहला जो मुझे काम मिला ना डिजिटल वर्ल्ड में, लाइक यू नो, जो सबसे पहला 2004 में था एक्चुअली। यू नो, जिस यूनिवर्सिटी में मैं यू नो एज अ स्टूडेंट था, उसी यूनिवर्सिटी में उनका जो मैगजीन था वो ऑनलाइन जा रहा था। सो उन्हें स्टूडेंट एडिटर्स चाहिए थे और राइटिंग का काफी शौक था मेरे को, राइट, यू नो, जैसे लिटरेचर एक्टिविटीज में मैं अपनी यूनिवर्सिटी में काफी नो इन्वॉल्व होता था। तो कहीं ना कहीं मेरी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया एंड आई गॉट अ चांस टू बिकम ए स्टूडेंट एडिटर। तब मुझे सबसे पहले समझ में आया कि वेब कंटेंट होता क्या है ना, क्यों ओके, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अपने ऑफलाइन जितने भी जर्नल्स है, मैगजीन्स को क्यों वेब पेज पे लेके आ रही है। आई गॉट अ चांस, और उनका जो ब्रांड हेड या तो मीडिया मैनेजर था वो न्यू दिल्ली से थे और वो एक एजेंसी थे। सो उनके साथ काम किया तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिला, दिखा मुझे इस इंडस्ट्री में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देन अगेन आई जॉइंड इंजीनियरिंग 2008 में। अगर आप कहोगे कि आज के डेट पे तो यार डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज, सबको पता है, लेकिन 2008 में बिल्कुल। यार किसी को पता नहीं था। हुँ, टेक्निकली यू नो आई डिडंट स्टार्ट दिस करियर एज, आप नहीं कहोगे कि लग्जरी था करके मैंने शुरू किया, एक्सीडेंटली मैंने स्टार्ट किया 2008 ओके, में। आदित्य, यू नो, आई वाज पार्ट ऑफ ए प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना प्रीमियम नहीं था। मेरे फादर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और मैं सबसे छोटा सिबलिंग था, आई वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली। तो जब तक ओके, मेरी पढ़ाई की बारी आई ना, तो क्या हुआ, पिताजी रिटायर हो गए थे और उनके पास फंड्स भी नहीं था। क्योंकि जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एक होता है हमारे स्टेट पे, उड़ीसा से मैं बिलोंग करता हूँ, रूट्स मेरे उड़ीसा से हुँ, हैं। तो ओके, 105 रैंक आया मेरा, 105 रैंक आया जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस रैंक में। तो घर में सोचा कि चलो इसको पढ़ाते हैं, तो जैसे तैसे करके यू नो अभी उस टाइम पे पैसे वगैरह इकट्ठा करके, मेरे बड़े भाई हैं तभी उनको भी इतना अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। एनीवेज मेरे को उस कॉलेज में, आई वेंट टू दैट कॉलेज। 2008 ओके, में फाइनल ईयर का कुछ चल रहा था, एग्जामिनेशन का। मेरे घर से कॉल आता है, मेरे पिताजी कहते हैं अ, कि ही कैन नॉट अरेंज द फीस, वो फीस अरेंज नहीं कर सकते। और मुझे उन्होंने बोला कि अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे जाके बात करो कि क्या 1 महीने का और टाइम मिल सकता है क्या, क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला था, अगर फीस जमा करेंगे तभी हमें हॉल टिकट मिलता। तो अकाउंट हुँ, डिपार्टमेंट तो मना कर दिया, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी थी तो वो ऐसे ही यू नो उनके पॉलिसीज थे। सुइसाइडल हुँ, थॉट्स आने लग गए आदित्य, है ना। ओके, सो इसी यू नो दिवाली दशहरा का ही टाइम था, सभी हॉस्टल से सारे अपने अपने घर निकल गए थे, मैं अकेले ही हॉस्टल में था। कॉलेज का एक लैपटॉप मिला था, उस लैपटॉप को मैं लेके गया और कॉलेज के दीवार को फांदा रात के 3 बजे और गया लाइब्रेरी पे बैठा जाके, नीचे लाइब्रेरी के अच्छा। जो वरांडा होता है, और सबसे पहला हुँ, जो हुँ, वैलिड गूगल सर्च था मैं किया। तब तक सिर्फ गूगल पे सर्च करते थे कि कैसे यू नो जब रिजल्ट आता थी ना यूनिवर्सिटी का, तभी तभी जाके वेबसाइट पे हुँ, जाते थे। हाउ हुँ, टू हुँ, हुँ, मेक मनी ऑनलाइन सबसे पहला सर्च मेरा रहा, तो गूगल मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स दिया। सबसे पहला रिजल्ट था वेब डिजाइनिंग, फिर आया ब्लॉगिंग, उसके बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद जो रिजल्ट आया फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग। मैं कंप्यूटर साइंस ओके, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था वेब डिजाइनिंग क्या होता है, ये ब्लॉगिंग क्या होता है, ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, नो आइडिया एट ऑल। हुँ, कंटेंट राइटिंग भी क्या है मुझे पता नहीं था, क्योंकि पहले मैंने वेब कंटेंट का काम किया था, फिर भी मुझे कंटेंट कॉपी होता है क्या कोई आइडिया नहीं था। तो मैं एचओडी के हुँ, पास गया अगले दिन, पूछा कि सर क्या ये सारी चीजें सीखने के लिए क्या फाइनल ईयर में कुछ होगा या मुझे एमसीए एमटेक कुछ करना पड़ेगा।
तो मेरे एचओडी को भी कोई आइडिया नहीं था कि चीजें होती क्या है। तो मैं काइंड ऑफ अगेन आई गॉट शैटर्ड, मैं ब्रोक, आई केम टू हॉस्टल। एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, ठीक है, थोड़ा उनके साथ मेरा अच्छा जमता था। तो वो आके बोला कि यार एक बंदा है जो ये सारी चीजें के बारे में जानता है, वो हमारे कॉलेज का एक सुपर सीनियर है, तो एलुमनाई था, और वो विशाखापट्टनम में रहते थे। वो पिछले साल आए थे कॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप डे था, तो वो ब्लॉगिंग फ्रीलांसिंग कुछ करते थे, और वो एक रोल्स रॉयस गाड़ी चलाते हैं। मतलब ही सेड अच्छा। कि ही ड्राइव्स ए रोल्स रॉयस। मुझे रोल्स रॉयस भी क्या था पता नहीं था उस टाइम पे, तो मैं गूगल गया, हम्म। सबसे पहले पता लगाया रोल्स रॉयस होता क्या है, तब बोला कि यार कुछ तो बंदे में दम है। आज के डेट पे अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है, आप लिंक्डइन पे जाओ, मैसेज करो, तो मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन सही। 2008 में अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने उनको एक बिल्कुल। मेल लिखा, और 3 महीने के बाद उनका रिप्लाई आया, और ही डिसाइडेड मी टू टीच ऑल द थिंग्स। तो मैं विशाखापट्टनम में रहते थे, मैं 6 घंटे का लोकल ट्रेन ट्रैवल करके जाता था एवरी अच्छा। फ्राइडे। स्टेशन में सोता था। आज के पे तो यूट्यूब पे सारी चीजें सीख जाएंगे ना, जब हमने करियर बिल्कुल। बिगिन किया था कुछ स्किल को सीखने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। तो 6 घंटा 7 घंटा ट्रैवल करी, विशाखापट्टनम के स्टेशन में सोते थे। फिर सुबह होते ही उनके अपार्टमेंट पे जाते थे। उन्होंने मुझे हम्म। सब कुछ सिखाया, वो मेरे पहले मेंटर थे। अभी वो कंप्लीटली इंटरनेट वर्ल्ड से अभी निकल चुके हैं। 2013-14 में जो ब्लॉगिंग वर्ल्ड का जो क्रीम एरा था, जब हम्म। हर्ष अग्रवाल, अमित अग्रवाल, ये सब जब मेनली रेवेन्यूज वगैरह जनरेट करते थे, वो हम्म। क्रीम टाइम पे ही ऑल्सो टुक अवे द क्रीम, एंड ही इज राइट नाउ रिटायर्ड। जो मेरे मेंटर थे वो अभी सिडनी में सेटल्ड है, एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर है वो। नाउ ओके। उन्होंने मुझे सब सिखाया, स्काइप पे बातें कैसे करनी है, ईमेल कैसे लिखना है, साइट कैसे सेटअप करना है, पीएचपी वर्डप्रेस। देखो, उन हम्म। दिनों में ना 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए में साइट्स बिक जाते थे, क्योंकि इतना अच्छा। इंटरनेशनल मार्केट को नॉलेज नहीं था कि इंडिया को आउटसोर्स करेंगे तो वो 50,000 में हो सकता है, राइट। हम्म। तो ये सारा चीज हुआ। देन आई गॉट अ जॉब इन विप्रो में, मेरे को उनकी मार्केटिंग टीम में जॉब मिल गई, जहाँ पे मैंने पीपीसी में काम किया। साइड बाय साइड ओके। 2011 में हमने एक कंपनी शुरू की, 2011 में आई वाज एट न्यू दिल्ली। तो टेक्निकली दो कंपनी, एक मैंने पार्टनरशिप में शुरू की, और मैंने दूसरी कंपनी मैंने खुद अपने लाइक अपने ही पैन कार्ड से शुरू किया, या जो कि आप कह सकते हो प्रोप्राइटरशिप में। 2011 ओके। में जो हमने पार्टनरशिप में कंपनी शुरू की थी, पायनियर ई सॉल्यूशंस, करेंटली हम उस हम्म। पर्टिकुलर बिजनेस के अंडर हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ही लेते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के अंदर जितने भी टेक्निकल मैन पावर, जितने भी टेक्निकल डिजिटल सर्विसेज हैं, अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। करेंटली 2,500 टीम मेंबर है इस कंपनी में, एंड इट इज अ फुल हम्म। फ्लेजेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो चल रही है राइट नाउ। एंड जो दूसरी कंपनी मैंने बिगिन की, ड्यू टू सम चैलेंजेस, मुझे लगता था कि अकेले कर लूंगा, मैं तो इंडिया का सबसे अच्छा एसईओ का बंदा हूँ, मैं बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट लाऊंगा करूंगा। लेकिन वो मेरे मिसकॉन्सेप्शन था, क्योंकि बिजनेस रन करने की सिर्फ ऑपरेशनल स्किल नहीं चाहिए, सेल्स आना जरूरी है, माइंडसेट होना जरूरी है। तो एक लॉस खाया बिल्कुल। वहां पे। फिर आई जॉइंड एक इग्नो का मीट गया था मैं, इग्नो का एक मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस, टेक कॉन्फ्रेंस होता था हम्म। कोलकाता में। एंड आई वेंट देयर, वहां पे मेरी मुलाकात हुई एक आईएएस ऑफिसर के साथ, जिनके साथ अच्छा। डिस्कशन करते हुए मुझे उनको ये लगा कि यार उनके अंडर में एनआईसी आती थी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि गवर्नमेंट का एक आईटी बॉडी है। तो उन्होंने बोला कि यार इसको एक ब्रेक देते हैं। सो आई जॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2012 ओके। में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइन की एज ए डिजिटल कंसल्टेंट, जहाँ पे कंप्लीट राजस्थान सेक्रेटेरिएट के जो चीफ मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वहां बैठता था। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है उनके प्रोसेसेस को समझना, फिर उनका सारा डाटा वेबसाइट पे लेके जाना, वेबसाइट डेवलपमेंट टीम बिल्ड करना, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते थे उनका ट्विटर हैंडल्स को लाइव करना, मेंटेन मैनेज करना। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली। फिर राजस्थान सेक्रेटरीट जयपुर में 1 साल रहा। सो गवर्नमेंट में सेटअप में सब था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा नेटवर्क बना ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्ट्री लेवल पे और आईएएस ऑफिसर्स के साथ। लेकिन मेरी पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, मुझे थोड़ा फास्ट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। और गवर्नमेंट पे क्या है कि ओके। आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी ऑफिसर के सिस्टम पे डाउनलोड करना है, आपको 4 जगह फाइल चलाना पड़ेगा, तो बहुत हम्म। ज्यादा बोरिंग था। तो मेरे एक फ्रेंड थे बैंगलोर में, उनका नाम है ओम थोके, एंड इज अ ओके। वेरी पॉपुलर इंटरनेट गाय है ना, आप गूगल करके देखो, वो मिस्टर ओम थोके। सो बिल्कुल। वो एक ही इज रनिंग है 15-16 ईयर्स, उनका एजेंसी हो गया है वेबफोसिस, उनके एजेंसी का इट्स नेम ऑफ द हिज एजेंसी। एंड वो इंटरनेट वर्ल्ड में काफी पॉपुलर थे उन दिनों में, एंड ही वाज वन ऑफ माय कॉलेज म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मैं जानता था उन्हें।
तो उनका ओके, बैंगलोर में ऑफिस था, तो ही वांटेड कि दिल्ली में उनके कुछ क्लाइंट्स थे, दवनम सरोवर, पोर्टिको सूट्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, उनके कुछ क्लाइंट्स थे। तो उन्होंने मुझे दिल्ली का ऑफिस स्टार्ट करने का कंप्लीट एज ए टेरिटरी हेड मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया। तो कंप्लीट ओके, ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट करने से लेकर के वहां पे टीम बिल्डिंग, वहां पे फील्ड मार्केटिंग, एवरीथिंग सेटअप किया। 2 साल दिल्ली में काम करने के बाद ही वांटेड मी टू कम टू बैंगलोर एंड ज्वाइन बैंगलोर ऑफिस, तो मैं बैंगलोर आ गया। साइड बाय साइड ना मेरा एक फ्रीलांसिंग का टीम में बिल्ड कर रहा था, साइड बाय साइड कुछ वेबफोसिस के ओके, वर्क को भी करने के लिए, बाकी जो भी एड हॉक वर्क वगैरह। क्योंकि देखो, वेबसाइट डिजाइनिंग तो आती थी करियर के बिगिनिंग से, कंटेंट राइटिंग आता था, विप्रो में थोड़ा बहुत पीपीसी सीख लिया था। सो हम्म, टेक्निकली कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता था तो मना नहीं करते थे, तो फ्रीलांसर से सारा चीज करवाते थे। 2016 15 16 में पूरा फुल फ्लेजेड एज ए कंसल्टेंट मैंने अपने आप को पोजीशन करना शुरू किया। अन अकेडमी, यस बैंक, ऐसे कंपनियों के साथ डायरेक्टली एज ए कंसल्टेंट। इनफैक्ट अन अकेडमी में जो सबसे पहला जो कोर्स गया था वो मेरा ही था, राइट, जो ओके, सबसे पहला उनका जो कोर्स था, है ना। फिर हम्म, 2016 पे आई ज्वाइंड ए कंपनी एज अ बोर्ड मेंबर। D365 कंपनी का नाम था, डिजिटल 365, जिसको हमने लास्ट मार्च में यूएई बेस एक कंपनी ने अक्वायर कर लिया कंप्लीटली। वो जो कंपनी थी वो वेब वेब डेवलपमेंट पे थी, मोबाइल ऐप ओके, डेवलपमेंट पे थी, टेक कंपनी थी, टेक डेवलपमेंट। तो आई केम हम्म, इन टू दैट कंपनी क्योंकि मेरे पास डिजिटल सर्विसेज का स्किल था, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया बाइंग, ये सारे स्किल्स मेरे पास थे। तो मैंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो कंपनी को ज्वाइन करी। 2009 में तो याद आया कि यार सर, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, लेकिन सफिशिएंट मैन पावर नहीं है, टेक्निकली साउंड क्वालिटी मैन पावर नहीं है। एजेंसीज, हम्म, वाइट लेवल एजेंसीज मार्केट में इजी तरीके से मिलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं गया, अभी दुबई में था, तो मेरे को एक क्लाइंट के लिए उनके रेस्टोरेंट का फोटो शूट कराना था, एक वीडियो शूट कराना था। हालांकि ओके, मैंने अपवर्क से ले लिया एक वीडियो, लेकिन मिला ही नहीं लोकल कोई बंदा। अभी वो बंदा बिजी है, अभी दूसरा हम्म, एक असाइनमेंट है। तो मैन पावर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था हमारे लिए। सो वी स्टार्टेड एडमी, जहाँ पे हम फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स, डिजिटल मार्केटर्स को इंडस्ट्री रेडी करते हैं, ताकि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आए हमारे पास ट्रेंड कैंडिडेट्स हो, प्रोफाइल्स रेडी हो। 2000 आप ओके, कहोगे 2023 में आई हैव जस्ट अक्वायर्ड ए कंपनी जो कि एक ऐप प्रमोशन कंपनी है, वो भी 2011 की कंपनी है। उनके को ओके, फाउंडर बहुत पुराने फ्रेंड थे, वो भी गुजराती हैं, तो थोड़ा बिजनेस माइंडेड थे, मैं इसको अप्रोच कर रहे थे हम्म, कोरोना के बाद ही। सो राइट नाउ उनके साथ में अभी एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक हेड मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट, ओके, एज ए बोर्ड मेंबर, ओके, एज ए पार्टनर। सो भी एक नाइस, एजेंसी है। सो काफी सारा सर्विस इंडस्ट्री में यार एक्सपीरियंस रहा है अंटिल तक। तो और भी जहां पे मैं भी खड़ा हूँ ना, नो आदि, मैं देख जी, रहा जी, हूँ कि द इंडस्ट्री इज ह्यूज। जैसे अभी यूएई गया था, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन लोगों को डिजिटल का डी पता नहीं, राइट। हम्म, सो दिस इज माई होल सोल जर्नी अंटिल नाउ। नाइस सर, नाइस, नाइस। तो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है सर कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि आज के टाइम तो हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार कि कैसे सीखा जाए, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लोग घर से बैठ के कर सकते हैं। बट आप ट्रैवल करते थे 5-6 घंटे और फिर जाना सीखना, तो वो एक अलग लेवल का डेडिकेशन है। तो आपने मुझे मुझे उस मुझे याद है ना, मोज मोज करके एक मोज, फिर नील पटेल, इनके ओके, आर्टिकल्स को देख के हम 2012-13 में ना अपने टीम को हम्म, बैकलिंक बनवाए थे, ओके, आर्टिकल्स पढ़ ओके, के। हम्म। हाँ सर, अभी जैसे 2023 में तो हर किसी को, मतलब हर बच्चे बच्चे को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बट 2008 या 10 का जो टाइम था, तो शायद बहुत कम लोगों को आइडिया था कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर मेक मनी ऑनलाइन होता क्या है। करेक्ट। तो उस टाइप तो बहुत टफ होगा। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपने जॉब भी करी है, तो मैं आपसे वैसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताएं कि आपने जब अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, पहले तो आपने लगभग कितने साल जॉब करी है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और जब आपने जॉब करी थी तो आपके पास मतलब क्या स्किल्स थी, और किस स्किल्स के बेस पे आपको जॉब मिली थी, और आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, या फिर कुछ आप ऐसा बताएंगे कि एट द एंड जब आपने जॉब छोड़ी तब आपकी सैलरी कितनी थी? गॉट इट। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, जब मैंने अपना करियर शुरू किया इस फील्ड में, तो एज ए हम्म, मार्केटिंग पोजीशन में मैंने एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे एक्चुअली ज्वाइन किया था विप्रो, जहाँ पे ओके, मैं उनके एक ग्लोबल टीम थी,
पीपीसी में काम करती थी, तो मेरा वर्क होता था कि उनको रिपोर्ट्स करना, कैंपेन्स रिपोर्ट करना, स्लाइड्स बनाना। मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्ट था, कैंपेन के अंदर जाना, उसको डेटा को एक्सपोर्ट करना, ये सारा काम वगैरह रहता था। राइट, क्या स्किल्स था? ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा मानता हूँ कि जॉब के लिए एक स्किल इंपॉर्टेंट चाहिए, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल और रिटर्न। मार्केटिंग में तो ये हम्म। दो चीज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा एक्चुअली ना आदित्य, मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज में ही, कंपनी में। राइट, तो हम्म। प्लेसमेंट ड्राइव में ज्यादा कोई टेक्निकल स्किल, जो भी हमारे बेसिक जो होते थे उस टाइम पे, जो कंप्यूटर साइंस के जो भी प्रोग्रामिंग, सी सी प्लस प्लस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, एक कंटेंट राइटिंग का एक्टिविटी होता था, और जस्ट बेसिक माइंडसेट क्वेश्चन। तो विप्रो में तो जाना, इट्स लाइक कोई इट वाज नॉट ए बिग डील फॉर मी, हो गया था, प्लेसमेंट हो गया। लेकिन ओके। टेक्निकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप बोलो अच्छा विप्रो पे उस टाइम पे सैलरी कितनी थी, आई थिंक कट कुटा के कुछ 22-21 हजार कुछ आते थे, है ना? ओके। कुछ कट कुटा के ऐसा आता था हाथ हाथ पे। और जब हम्म। मेरी लास्ट सैलरी, मतलब अभी तो राइट नाउ मैं अपने कंपनी से सैलरी ड्रॉ करता हूँ, आई मीन टू से, जो कंपनी ओके। से है वी ड्रॉ आवर ओन सैलरी। लेकिन जब मैं फुल फ्लेजेडली एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय काम किया, तो इट वाज 35 लाख। ओके। इट वाज माई 35 लाख एज पैकेज। और एज ए नाइस। हाँ, एज ए मार्केटिंग लीड पोजीशन में मैं था। तो सेल्स भी देखना पड़ता था, मार्केटिंग भी देखनी पड़ती थी उस टाइम पे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले करियर में, अमेजॉन ज्वाइन करने में अपॉर्चुनिटी मिला, आई ज्वाइन गूगल फॉर 15 डेज। लेकिन 15 दिन में मैंने एक वीडियो भी बनाई यूट्यूब पे, वाई आई लेफ्ट गूगल। तो हम्म। 15 दिन गूगल के सरफेस में भी काम किया है, बट आई डिडंट लाइक द कंपनी। आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट लाइक द कंपनी, क्योंकि जब आप बड़े कंपनी में काम करते हो ना, आप एक छोटे से बड़े मशीन के एक छोटे स्पेयर पार्ट होते हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो पता ही नहीं चलता। बीच में मैंने और एक कंपनी ज्वाइन की थी 1 साल के लिए, ला टीवी कंपनी का नाम था, एल टीवी, ये चाइनीज कंपनी है। और उसके लिए ओके। मैं 6 महीना चाइना भी गया, ट्रेनिंग वगैरह लेके। उनका जो पहला कंपनी का जो हेड ऑफिस बैगमन है, टेक मार्क पे था। इकोस्पेस टेक पार्क बैंगलोर है, काफी पॉपुलर टेक पार्क है। तो उनके कुछ हम्म। मोबाइल के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। 2015 एंड और 16 की ये बात है। थोड़ा ईयर वगैरह का थोड़ा इधर उधर आई नो रिमेम्बर नहीं होता, बट बिल्कुल। 2015-16 का टाइम था ये। तो उनके ओके। सारे के सारे प्रोडक्ट्स, मोबाइल प्रोडक्ट्स थे, उनके स्मार्ट टीवी प्रोडक्ट्स थे, मोबाइल एप्स थे। तो ये सारा इंडिया में वो शुरू करना चाहते थे, सो आई जॉइंड देयर एज ए कम्युनिटी मैनेजर। तो जहां भी लास्ट मेरा जो भी कॉर्पोरेट में रहा ना, इट वाज हैंडलिंग इनसाइड सेल्स टीम एंड कंप्लीट डिमांड जनरेशन, मार्केटिंग साइड में ही रहा है। सो या ओके। दिस इज द होल सोल थिंग, अगर आप हम्म। पैकेज के बारे में पूछो। नाइस नाइस। नहीं तो बिल्कुल सर, जैसे मैं भी मैंने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए, क्योंकि पर्सनली मेरा जॉब में एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने तो फ्रीलांसिंग से फिर एजेंसी स्टार्ट करी। तो बहुत सारे व्यूअर्स से जो पूछते थे कि यार जॉब के बारे में आप बताइए, अगर किसी को जॉब करना है। तो अभी इस चीज को हम और थोड़ा डिटेल में टच करेंगे कि आपने इसमें किया है, इस इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है कि कैसे जॉब का भी रहता है सीन। तो सर मैं उसमें चाहूंगा कि अगर मतलब आप जब एक अच्छे पैकेज पे थे और आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो आपने अपना करियर, मतलब क्या रीजन था जो शिफ्ट किया एजेंसी की तरफ या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की तरफ, क्योंकि आप खुद का स्टार्टअप करेंगे, मतलब क्या रीजन था इसके पीछे? अ, देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आदि, जॉब करना बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको अपने, देखो मैं जॉब छोड़ के बहुत गलत डिसीजन लाइफ में लिया हूँ, है ना? 2011 में ओके। सब कुछ, मतलब 7-8 लाख रुपए का मेरे को कर्ज हो गया, डेट हो गया था मेरे ऊपर। दिल्ली में कटवरिया सराय करके एक जगह है, उसके हम्म। साथ पे आईआईटी है। वहां पे मैंने अपनी कंपनी, पहली प्रोप्राइटरशिप कंपनी शुरू की थी, हम्म। कंप्लीटली वेबसाइट डिजाइनिंग और एसईओ। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस स्किल में, तो मैं बिजनेस कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, उनके पास ऑपरेशन स्किल होता है और बिजनेस शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए बिजनेस स्किल चाहिए। ऑपरेशन स्किल इज वन ऑफ द स्किल्स, है ना? बिल्कुल। सेल्स करना है भाई, मार्केटिंग करना है, फील्ड में जाना है, ईमेल लिखना है, टीम मैनेज करना है, अरे बाप रे बाप। तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो आई अगेन केम बैक टू द जॉब। और अच्छे से एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट प्लान किया 4-5 साल तक, है ना? अच्छे से अच्छा खासा सेविंग भी किया, साइड बाय साइड टीम भी बिल्ड कर रहे थे। मतलब जब मैं जॉब छोड़ा, तो समझो कि यार ऑलरेडी टीम बैठी हुई थी जो फुल टाइम काम कर रही थी, फ्रीलांसर्स फ्रॉम बांग्लादेश, कोलकाता, केनिया, पाकिस्तान। उनका एक अच्छा नेटवर्क मैं बिल्ड करके ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। द पॉइंट इज कि जॉब स्टार्टिंग में करना जरूरी है, बट यू शुड नॉट डू जॉब फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, है ना? ओके।
बहुत जरूर, क्योंकि क्या है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जॉब, ये 30 तारीख को जो सैलरी आती है ना, ये एक समझो कि एक ड्रग्स है। वो आपको हमेशा एक कंफर्ट पे ही लेके जाएगा। और बिल्कुल। जॉब में कभी ना कभी आपको किसी भी कंपनी के पॉलिसीज के साथ डिलिमिट होके रहना पड़ता है। आप अपने हम्म, एक्चुअल पोटेंशियल को कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। काफी साल जॉब किया, अराउंड 8-9 इयर्स मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अगर कोई बिगिनर है ना, आई विल स्ट्रांगली से कि 2-3-4 साल आप जॉब करके बहुत सारी चीजें सीखोगे जॉब में। सबसे पहली बात तो हम्म, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगा अपने करियर में स्टार्टिंग में। बिल्कुल। दूसरा है कि जॉब में नेटवर्क बिल्ड होगा, प्रोसेसेस को समझोगे बहुत अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि मैंने ग्लोबल हम्म। कंपनियों में भी काम किया, स्टार्टअप पे भी काम किया है, तो प्रोसेसेस क्या ओके। होता है, इन एंड आउट, वर्कफ्लो, रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, ये सारी चीजें समझेंगे। टीम क्या होता है, टीम मैनेजमेंट, टीम प्लेयर बनना सीखोगे। इंटरनेशनल एक्सपैंड करने के लिए ट्रेड शोज में हम जाते थे, ग्लोबल ट्रैवल करते थे कंपनी के बिहाफ से, कि वहां पे कोई मार्केटिंग करके वहां पे अपना कोई नेटवर्क और अपना कनेक्शन बिल्ड करके, तो जो भी किया है ना यार, ब्लॉगिंग भी स्टार्टिंग में किया। मुझे ओवर द पीरियड ओके। ऑफ टाइम समझ में आ गया कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में पूरा डिपेंडेंसी आपका गूगल के एल्गोरिदम्स पे ही चल रहा है। और कोई हम्म। भी ऐसा कंसिस्टेंट बिजनेस नहीं चला सकते। अगर 100 ब्लॉग चला रहे हो तो उसमें से 6-7 हिट हो गए तो ठीक है, और 100 ब्लॉग चलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मैनेजमेंट चाहिए। सही बात। अफिलिएट भी किया। अफिलिएट में क्या है, अफिलिएट तो अभी भी करते हैं, अच्छी खासे अच्छे अफिलिएट्स हम लोग हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज के प्रोडक्ट्स के। ओके। लेकिन टेक्निकली सर्विस मुझे एक ऐसा बिजनेस लगा ना आदित्य, जो कि आप इमीडिएटली, जिससे आप रेवेन्यू या तो इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली। और ओके। ओके। कोई भी बिजनेस में ना, हमेशा बिजनेसमैन को ये देखना है कि ऐसा क्या बिजनेस है जिसपे रिकरिंग बिजनेस होता है। रिकरिंग मतलब एक बार हम्म। क्लाइंट आ जाता है तो आपको रिकरिंग पे करेगा, आपको उनके साथ बस उनको हैंड होल्ड करना है, रिपोर्ट्स दिखाना है, और उन्हें थोड़ा सा उनके हम्म। साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। प्लस अगर मैं सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इंडिया की ही बात करूं ना, अभी तो हमने दुबई में भी कंपनी वगैरह रजिस्टर कर लिया है ना, वो तो मार्केट ओके। खुला नहीं है अभी, वो मार्केट यूएई हम्म। अरबिक मार्केट खुला नहीं है अभी, है ना। इंडिया की बात करूं, इट्स ए $500 बिलियन मार्केट साइज। और इंडिया इंडिया आज के डेट पे सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन है भाई, है ना। ओके। और और सैड बात क्या है कि उसमें से जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, सेवेंटी हम्म। परसेंट लोग इंडिया में भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसमें से भी नाइन्टी अच्छा। परसेंट लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। अभी तक भी हम्म। पोटेंशियल बिजनेसेस को पता नहीं चला। आप खुद देखो ना, आप अगर घर से निकल के बाहर जाएंगे, अगर 100 बिजनेसेस को आप एक्सेस करेंगे, किसी का भी वेबसाइट नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी का वेबसाइट नहीं है, तो पोटेंशियल ह्यूज है, रिकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। डिसिप्लिन के साथ मेरे को लगा कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आई विल डू ए गुड जॉब, एंड करेंटली भगवान के दया से वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड जॉब। 30 से ज्यादा अभी मार्केटिंग एजेंसीज पे एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एज एन एडवाइजर नाइस। वर्क कर रहा हूँ। खुद के ऐप ओके। प्रमोशन कंपनी है, एकेडमी, D365 में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का भी एक्सपीरियंस ले आए, कंट्रीज में भी घूम रहे हैं, मार्केट समझ रहे, तो आई एम थिंकिंग दैट वी ऑल आर इन अ राइट डायरेक्शन राइट नाउ। बिल्कुल। नाइस सर, नाइस। तो मेरे को सबसे एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लर्निंग मिली है, ये मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी में हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे हम एक बहुत छोटा पार्ट बन के रहते हैं। मतलब आप शायद हो सकता है एसईओ में सिर्फ आपको लिंक बिल्डिंग का ही काम दिया गया है, स्पेसिफिक तरीके की आपको लिंक्स बनानी है पूरा दिन बैठ के, तो अब इतना शायद आप सीख ना पाओ। पर वहीं अगर आप स्टार्टअप में आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई छोटी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप शायद वहां से मल्टीपल चीजें सीखो। मतलब इज दिस करेक्ट सर? मतलब अगर यस, कोई बिगिनर है। एब्सोल्युटली। मैं बिगिनर को तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई ब्रांड के पीछे मत भागो। ओके। एक अच्छे मैनेजर को ढूंढो। मतलब अगर किस्मत में हम्म। होना तो आपके मैनेजर बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको जॉब में, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, सिखाएंगे, पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे। और स्टार्टअप्स ज्वाइन करो। बैंगलोर में इतने सारे फंडेड स्टार्टअप्स हैं, फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट, ऑन प्रेशर कैसे डिलीवरी किया जाता है, टारगेट, डेडलाइन, फसल बसल समझ पाओगे, एक्चुअली अपने पोटेंशियल को आप अनवील कर पाओगे एक स्टार्टअप जब ज्वाइन करोगे, है ना। नाइस, नाइस। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये मुझको मिली कि जैसे आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ी और आपने कुछ बिजनेस प्लान किया बट उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। तो आजकल जितने भी यंग जनरेशन वो सोचते हैं कि मैं डे वन से अब या फिर अच्छी खासी जॉब है उसको छोड़ देते हैं और बिजनेस करते हैं अपना।
अरे यार, लोग बोलते हैं ना कि यार, अभी क्या है ना आदित्य, देखो अभी बहुत सारा कंटेंट लोग ऐसे देखते हैं जहां पे वो कहते हैं कि इफ यू आर इन अ जॉब देन यू आर ब्रोक। हुँ। जॉब करोगे तो तुम रातों रात करोड़पति, देयर विल बी गर्ल्स, बीचेस, याट पे घूमोगे, हुँ, तो कोई स्किल नहीं चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो नो, ब्रेन वॉश हो चुकी है। हमेशा मेरे को ये लगता है ना, इंडिया इज बिल्कुल। नॉट ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज एक्चुअली ए डिस्ट्रैक्टेड कंट्री, है हुँ, ना। हुँ, हुँ। डिस्ट्रैक्शन इतना है, और मेरा बॉस अच्छा नहीं है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, है हुँ, ना। हुँ, तो हुँ, हुँ। रीजन शुड बी वेरी वैलिड कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, क्यों एम्प्लॉयमेंट छोड़ के, क्यों एम्प्लॉय बनना छोड़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों करना चाहते हो। तो रीजन हुँ, स्ट्रांग जब तक नहीं होगा ना, तब तक भाई, यू नो, बिजनेस इज नॉट फॉर। जैसे अश्नीर ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में बोला कि भैया, अगर 6 महीने तक बिना कमाई किए अगर बैठ सकते हो ना, तो समझो कि ये हुँ। पहला सर्टिफिकेशन आपने लिया एंटरप्रेन्योरशिप का। अच्छा। हुँ, बिना कमाए 6 महीने अगर झेल सकते हो ना, हुँ। तब धंधे में आ जाओ। सही बात है, सही बात है। नहीं तो यही आप बहुत सही चीज़ कह रहे हैं कि आज के टाइम में से लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, तो उसमें यही सब चीज़ों को हाइलाइट किया जाता है कि भाई जॉब बेटर नहीं है, 9 टू 5 वाली लाइफ़ आपको नहीं चाहिए, आप बिज़नेस करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है हर किसी के लिए जो ये वीडियो देख रहा है और इस मेरे हिसाब से इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि आप प्रॉपरली बिज़नेस क्या होता है उसको आप समझो। जैसे सर ने कहा है कि बिज़नेस सिर्फ़ आपको ऑपरेशन नहीं होता है, आपको ओवरऑल पूरा समझना पड़ेगा कि आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग सारे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। गॉट इट, नहीं सही। यस यस। तो सर अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे बहुत सारी ऑडियंस है जो मेरी भी है, आपकी भी है और भी बाकी से बाकी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं भाई कि कोई बहुत बड़ा बिज़नेस शुरू करें पर कोई जॉब का बंदा है या फिर कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है साइड में 10, 20, 50 हज़ार रुपए महीने का कमा ले। तो अगर एक फ्रीलांसर को करना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? क्या उसको चाहिए? और किस तरह से वो अपना करियर शुरू कर सकता है फ्रीलांसिंग में? ओके, देखो वैलिड क्वेश्चन है। देखो सबका बिजनेस, देखो फ्रीलांसिंग टेक्निकली कोई दूसरा पैसा बनाने का मॉडल नहीं है, ये फ्रीलांसिंग अच्छा, भी बिजनेस ही है। ये एट द एंड ऑफ ओके। द डे बिजनेस ही है। मैं कहूंगा कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या तो सोलोप्रेन्योरशिप आप कह सकते हो। हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। टेक्निकली हर एक बिजनेस ओनर आज के जो बड़ा टीम बनाया है, वो हुँ, स्टार्टिंग हुँ। तो वो फ्रीलांसर ही था। सब कोई अपना बिजनेस, दे स्टार्ट देयर शो विथ सिंगल वन मैन आर्मी ओनली, राइट। अभी आप भी बिल्कुल, बिजनेस कर रहे हो, आपका कंपनी भी आप अकेले ही शुरू किए होगे, फिर टीम बिल्कुल बढ़ा, सही। फिर आगे और बढ़ेगा। सो एवरीबडी बिल्कुल। स्टार्ट सोलो ओनली। करना क्यों है, देखो बहुत सारा पर्सपेक्टिव है। बैंगलोर में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डेवलपर है, जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन पार्ट टाइम हमारे कंपनी के लिए भी डेवलपमेंट टीम में काम कर रहे हैं, आवरली बेसिस पे, राइट। ओके। तो करना अगर क्यों है, चलो आपके पास ऑलरेडी एक सैलरी आ रहा है, आपका जो भी खर्चा पानी है वो अच्छे खासे आपके घर का खर्चा जा रहा है, आपका कोई गाड़ी का लोन चल रहा है, घर का लोन चल रहा है, तो चलो मुझे 30-40 हजार और एडिशनल कमाने हैं। तो आप हुँ, हुँ। फ्रीलांसिंग को एज ए फुल टाइम और एज ए लॉन्ग लास्टिंग करियर ऑप्शन के जैसे देख सकते हो। लेकिन ओके। अगर आपको कंप्लीट एज ए बिजनेस ओनर एक ब्रांड बिल्ड करना है, ओवर द पीरियड ऑफ हुँ, टाइम आपको कैलकुलेटिव डिसीजन लेके अपने जॉब को छोड़ना पड़ेगा। और इस ओके, फ्रीलांसिंग बिजनेस को बहुत जल्दी आपको एजेंसी में या तो प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो भैया क्या होगा ना, नाम में ही खाली फ्री लगा हुआ है ना, फ्री कुछ होता नहीं है, है ना। सारा काम आप देखो ना, आपको आप कॉल भी कर रहे हो, मीटिंग भी कर रहे हो, मेल भी करोगे, क्लाइंट आ गया तो प्रेजेंटेशन भी दोगे, पिच करोगे, फॉलो बिल्कुल। अप कर, प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हो, कलेक्शन के लिए भी आप हो। ऐसे 4-5 बिल्कुल। प्रोजेक्ट आ गए तो आपका तो धुआं उड़ गया, है ना। हाँ, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो स्किल जी, जी। पर्पस से अगर आप बोलोगे ना आदि क्या चाहिए, सो आई विल स्ट्रांगली से कि बीट फ्रीलांसिंग और बिजनेस, लीड जनरेशन और सेल्स का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। तभी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और यू विल गेट क्लाइंट्स। और सेल्समैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो हुँ, चीज तो हुँ। चाहिए। और बाकी मैं, इफ यू कोई भी स्किल पे आप अच्छे हो, आप उसको खुद से डिलीवर कर सकते हो। और काम कराने के लिए आप किसी भी मार्केट प्लेस पे, फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांस के इतने कम्युनिटीज हैं, वहां आउटसोर्स भी कर सकते हो। लेकिन जो ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मार्केटिंग और सेल्स का नॉलेज, तो इट्स भी मतलब कहोगे कि ये मतलब बेसिक इतना तो होना ही चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस
ये सीखना चाहिए, और ये सीखने के लिए आपका यू शुड बी हैविंग थिक स्किन। यानी कि अगर आप नरम दिल वाले बच्चे हो, आपने आपने किसी को आज तक अपने घर में आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला नहीं, आप बहुत ही काइंड ऑफ ए कंफर्ट वाले बंदे हो, तो सूट नहीं करेगा आपको, सेल्स में धज्जियां उड़ जाएगी। जी। सो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है तो उसके पास बहुत सारी स्किल्स तो नहीं होती हैं स्टार्टिंग में, मतलब शायद वो गूगल एड्स उसने सीख लिया, फेसबुक एड्स या फिर वेबसाइट डिजाइन। बट अगर उसके पास कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट कहता है कि भाई मुझको तो ओवरऑल मार्केटिंग चाहिए, आपसे आपसे गूगल एड्स भी चाहिए, फेसबुक एड्स भी, और वो नहीं चाहता है कि मल्टीपल लोगों को हायर करे, मैनेज करे, तो एक फ्रीलांसर उसको इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? क्या वो ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल पर स्विच करे या फिर वो खुद स्किल्स सीखे? इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे प्लीज। देखो, टेक्निकली जितने भी एजेंसीज है ना, सभी के सभी मैं कहूंगा पार्टली ड्रॉप सर्विसिंग में ही काम करते हैं। क्योंकि ओके। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आया, कोई भी कंपनी फुल टाइम हायर करके लाइबिलिटी नहीं बढ़ाएगी। जैसे कंटेंट राइटिंग, हमारे कंटेंट राइटर्स बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। इनफैक्ट हमारा जो एसईओ का मेन बंदा है वो बांग्लादेश में, वो साल में एक बार ओके। आता है इंडिया। अगर क्लाइंट का कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है एज ए फ्रीलांसर, अगर आपको प्रो फ्रीलांसर बनना है, तो आपको कंटिन्यूअसली नेटवर्किंग करना है लोगों के साथ। कंटिन्यूअसली ओके। आपको देखना है कि यार मेरे 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 प्रोफाइल पे कैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो आपको हम्म। कंसिस्टेंटली लोगों के साथ नेटवर्किंग करते रहना है, सबका सीवी पोर्टफोलियो। हमारे ऑफिस में कंसिस्टेंटली इंटरव्यू चलता है, कि ताकि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए ना, तो फिल्टर्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हमारे पास होने जरूरी है। कंसिस्टेंटली हम्म। कंटेंट राइटर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स और सेल्स का हमेशा इंटरव्यू चलता है। क्योंकि जब कोई रिक्वायरमेंट आ गया, तब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिन नहीं कर सकते कि पोस्टिंग डाला फिर लोग आपको हम्म। कनेक्ट किए। डेली इंटरव्यू चलता है। सो हम्म। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो आपका मेन स्किल है, ठीक है, उस चीज को आप पकड़ के रखो, लेकिन बाकी भी जो स्किल्स वगैरह आ रहे हैं वो आपके लिए एक गोल्ड माइन है, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करने का डोर है। तो आप लोगों से हम्म। कैसे कराओगे, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना जरूरी है। ओके। 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 इनफैक्ट जैसे आदित्य, मैं आपके साथ भी आज मीटिंग कर रहा हूँ ना, बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर के साथ आप बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में कोई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी अगर यू आर इन माई नेटवर्क, है बिल्कुल ना। बिल्कुल सर। चैनल को बनाना, एकेडमी को भी स्टार्ट करने का मेन मोटो ये था। हमारे पास एक आरटीओ का प्रोजेक्ट आया था, ओके। आरटीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आरटीओ का प्रोजेक्ट, जहाँ पे 300 आर्टिकल्स हमें डेली बेसिस पे चाहिए थे, 300 अच्छा। आर्टिकल्स। हमें हम्म। आरटीओ के हर एक डिपार्टमेंट पे एक वेबसाइट डिजाइनर चाहिए था। हम लोगों ने हम्म। 6 महीने का टाइम लिया, फुलफिल नहीं कर पाए ऑर्डर। तो हमें तब लगा हम्म। कि यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहाँ पे कंसिस्टेंटली हमारे नजर में ट्रेंड रिसोर्सेज रहे, राइट। हम्म। तो ऑलवेज यू हैव टू कीप ऑन नेटवर्किंग एंड गोइंग आउट फॉर पीपल, लुकिंग आउट, राडार आपका हमेशा ऑन होना चाहिए रिसोर्स। क्योंकि देखो, कंपनी बिजनेस का मतलब क्या है, कि गेट द थिंग्स डन, यू बिल्ड अ टीम, टीम बिल्ड द कंपनी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम्म। दैट इज व्हाट एवरी फ्रीलांसर शुड डू। ओके। ओके। नाइस। सर एक क्वेश्चन बताइएगा थोड़ा सा, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनको लगता है कि 10 20 50 हज़ार रुपए कमाए जा सकते हैं या फिर इस बिजनेस से कितना बड़ा हो सकता है। तो अभी तक अपने लाइफ में आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, अलग अलग लोगों से आपने नेटवर्किंग करी है, बैंगलोर में रहते हैं जो कि काफी हैपनिंग प्लेस है। तो अभी तक आपको ऐसा कौन सा फ्रीलांसर मिला है, और या फिर उसकी अर्निंग, मतलब सबसे हाईएस्ट जो अर्निंग कर रहा हो कोई ऐसा फ्रीलांसर, उसकी क्या अर्निंग होगी, कुछ आपको आइडिया है सर? डेली बेसिस पे फ्रीलांसर से मिलते जुलते हैं, ऐसे भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ मैंने काम किया है। मेरे इनकम से उनका ज्यादा इनकम, आई मीन टू ओके। से उनका ज्यादा इनकम है। देखो, जब मैं मेरा जो मेन पॉलिसी है ना, मेरा मेन पॉलिसी है हम्म। कि टीम को हमेशा बांध के रखना। अगर आपके पास टीम बैठी हम्म। हुई है ना, और आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन है, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा ना, आप उसको डिलीवर कर सकते हो। तो बिल्कुल। अगर डेवलप, बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में ये वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, टेक इंडस्ट्री में वो मिनिमम विएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एमवीपी डेवलपर्स है, फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, जो महीने हम्म। का ही आप समझो कि 4 लाख 5 लाख रुपए इनकम करते हैं, है ना। जो ओके। ओके। फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं है, है ना, कुछ फुल टाइम फ्रीलांसर भी है, 2 3 लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू 5 लाख 6 लाख। एकेडमी एडमी में भी ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो 1 लाख 2 लाख का इनकम कर रहे हैं, 2 3 टीम मेंबर के साथ ही, है ना। कि कोई एक ओके। टेलीकॉलर है, वो कॉल्स वगैरह ले रहा है, सेटअप कर रहा है, ये गूगल एडवर्टाइजर है,
और 4 प्रोजेक्ट कर रहा है तो हर एक प्रोजेक्ट का बिलिंग लेट से 50,000 80,000 हो रहा है, रिटेनर फी है, 2 क्लाइंट 4 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो अच्छा खासा चल रहा है। आई नो वन लोगो डिजाइनर, एक कॉपी राइटर, जितने ये जोमेटो स्विगी के जितने भी होर्डिंग्स लगते हैं ना, ये उनका अच्छा। क्रिएटिव कंसल्टेंट है बैंगलोर में। ओके। और एक होर्डिंग का कंटेंट कंटेंट ही लिखने के लिए, मतलब हम्म। वन लाइनर लिखने के लिए यार वो 30-40 हजार चार्ज करता है, अच्छा। ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है ओके। टेक्निकली, है ना। हम्म। नाइस नाइस नाइस। तो अभी तक जैसे आपने कोई ऐसे फ्रीलांसर से इंटरेक्ट किया है जो जिसकी अर्निंग लाइक मोर देन 1 लाख 2 लाख या 5 लाख के ऊपर हो, मतलब कुछ भी? हाँ, ये नॉर्मल इनकम है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल इनकम ऑफ ए फ्रीलांसर, है ना। ओके 1 लाख ओके। 2 लाख इट्स अ वेरी, आप खुद सोचो ना कि अगर आप फर्स्ट मंथ पहले 3 महीने में आपने फाइट मार के लेट से हर महीने का एक क्लाइंट लूंगा, आपने टारगेट रखा, राइट, हम्म। आपको एडवर्टाइजिंग आता है, लीड जनरेशन आता है, तो एटलीस्ट हम्म 20 से 30 हजार वो आपको मंथली रिटर्नर फी पे करेगा। 3 महीने में आपके पास 3 क्लाइंट हो गए, तो आपका हम्म। 3 महीने के एंड होते होते 3 क्लाइंट का आपका 75,000 रुपीज आपका इनकम होना शुरू हो गया। चौथा बिल्कुल। पांचवा और छठवां महीना में क्या करना है आपको, उन क्लाइंट को बस रिटेन करना है, प्रोसेस सेट करना है, और एक दूसरे बंदे को एज ए सुपरवाइज करके लगाना है, वो 3 प्रोजेक्ट को देखता रहेगा। फिर 3 महीने आपको और 3 क्लाइंट ऑनबोर्ड करने हैं। तो वन ओके। लाख 2 लाख रुपी अगर आप डिसिप्लिन तरीके से आपको प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है, लीड जनरेशन हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे लेके आओगे, अगर इस तरह का लीड जनरेशन का अगर आपके पास स्किल है, देन 1 लाख इज वेरी सिंपल, है ना, इट इज ओके वेरी ओके। सिंपल इन दिस इंडस्ट्री। तो सर हमने बात कर ली आपके जर्नी के बारे में, कैसे आपने शुरू किया था, किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए, और फिर हमने बात करी फ्रीलांसिंग की। अब आती हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। कुछ लोग होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना होता है क्योंकि वो चाहते हैं अपने बिजनेस को स्केल किया जाए, और वो सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे काम नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे शुरू करी जाए, या फिर अभी इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जॉब के बारे में, क्योंकि आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आप वीडियो देखते रहना, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस है जॉब में, तो हम चाहेंगे कि सर भी वो उन सीक्रेट्स को बताएं कैसे एक हाई पेइंग जॉब को क्रैक किया जाता है। तो पहले एजेंसी की बात करते हैं सर, कि अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग अपनी एजेंसी शुरू करनी है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मतलब कोई बंदा फ्रीलांसिंग है जो 5-6 क्लाइंट्स के साथ काम करता है और वो चाह रहा है कि अपने एजेंसी बिजनेस को शुरू किया जाए, तो उसके लिए क्या एडवाइस है सर? देखो, टेक्निकली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जब बिगिन होती है तो वो एक फ्रीलांस मॉडल से ही शुरू होता है। यानी कि हर एक बंदा, जब जैसे आप अभी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तो कभी ना कभी आप एक सिंगल ओनर की तरह ही हर बिजनेस को ग्रो किया जाता है, राइट। लेकिन ऑन ए लॉन्ग रन अगर आप चाहते हो कि लोग आपके नाम से नहीं, आपके ब्रांड के नाम से आपको सर्विसेज का ऑर्डर दें, वर्क ऑर्डर आप उठाओ क्योंकि आपके कंपनी का नाम बन गया है। टेक्निकली देखो, बिजनेस हम बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं अपने करियर में, राइट, बिकॉज हमें सक्सेस चाहिए। एंड सक्सेस डजेंट ओनली मीन सक्सेस ऑफ मनी, सक्सेस ऑल्सो मेक सेंस व्हेन देर इज सक्सेस ऑफ मनी एंड सक्सेस ऑफ टाइम ऑल्सो, राइट। तो जब मैं फ्रीलांसिंग में आ जाता हूँ ना, तो दोस्त क्या होता है कि यार आपको सब कुछ खुद करना है। लेकिन जब मैं बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मुझे प्रोसेसेस बिल्ड करने पड़ती है। आई नीड टू लर्न टीम बिल्डिंग, मेरे को सेल्स प्रोसेस सेट करना है, ऑटोमेटेड लीड जनरेशन सिस्टम कैसे सेट कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर मेरे को कंप्लीट प्रोसेस ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशंस कंपनी में करने रहेंगे। तो जो ट्रांजिशन करना चाहता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फ्रीलांसिंग से एजेंसी बिल्ड करना चाहता है, टेक्निकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप आज के डेट पे फ्रीलांसर हो ना, आपको बड़ी कंपनी कभी भी काम नहीं देगी। पहला बात तो ये है, वो आपकी कैपेबिलिटी देखेगी, राइट। अगर फॉर्च्यून 500 कंपनी, टेक कंपनी, स्टार्टअप, फंडेड स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हो तो वो कंप्लीटली आपके टीम को इवेल्युएट करेगा, नंबर वन। नंबर टू, क्या होता है ना यार, जब तुम फ्रीलांस का टैग लेके घूमते हो ना तो आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। कोई पूछ लेगा आपका रिलेटिव में, भाई क्या करते हो, है ना, तो आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, फ्रीलांसिंग का और एक बहुत बड़ा डाउनसाइड ये है कि आपको आप एक आइसोलेट हो जाते हो, आपका एक थ्रेशोल्ड आ जाता है करियर में कि मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के ऊपर मेरा इनकम जाए, ऊपर जाएगा ही नहीं। हालांकि एज ए फ्रीलांसर, सोलो फ्रीलांसर ही महीने के 30-40 लाख रुपए लोग इनकम कर रहे हैं, लेकिन वो भी गिने चुने लोग। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर है टायर बी टायर सिटी में 1-2 लाख के ऊपर वो जा ही नहीं पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि सारा कुछ वो अपने ऊपर ही लेके बैठे हुए हैं। वो सेल्स भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा, डिलीवरी भी करेगा, कलेक्शन भी करेगा, इनवॉइस भी करेगा, फिर सो ऑल दिस थिंग्स वो एक लूप पे चला जाता है। तो वहां से यहाँ अगर ट्रांजिशन करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है जो उसे क्रैक करना पड़ेगा वो होगा मार्केटिंग सिस्टम बिल्ड करना अपने कंपनी में, ताकि लीड्स जनरेट होते रहे जब वो फ्रीलांसर्स हो रहा है। तो इसके लिए वो फनेल्स वगैरह बिल्ड कर सकता है, राइट? कंसल्टेशन का फनेल, वो कंटेंट क्रिएट कर सकता है अपने निश ऑडियंस के लिए कंसिस्टेंटली। वो मल्टीपल फनेल्स, एक प्रोसेस बिल्ड कर सकता है जहां पे एक इंटर्न कंसिस्टेंटली बैठ के आउटरीच कर रहा है। एक कोल्ड ईमेल कैंपेन बिगिन कर सकता है जहां पे कंसिस्टेंटली ईमेल मार्केटिंग चल रहा है। तो ओवर अ टाइम अगर ये प्रोसेस सेट है ऑन अ डेली बेसिस, अगर उसके लिए अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स बुक हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन, सेल्स प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उस पर्टिकुलर फ्रीलांस वाला चक्र से वो निकल सकता है। सबसे पहला काम तो यही करना है अपने बिजनेस में। समझो कि किसी दूसरे का मार्केटिंग एजेंसी बनने से पहले ना, खुद के बिजनेस का मार्केटिंग एजेंसी पहले बनना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाइस, राइट? नाइस, नाइस। तो सर क्या आप सजेस्ट करेंगे, मतलब जितने फ्रीलांसर्स हैं जो अभी 1 लाख 2 लाख या 1 लाख रुपए के अंदर भी वो इनकम कर रहे हैं, क्या आप उनको ये सजेस्ट करेंगे कि वो अपने करियर को या बिजनेस मॉडल को एजेंसी की तरफ शिफ्ट करें, या फिर अगर वो अच्छा उसमें कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखें? देखो, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। उनका बिजनेस करने का मोटो क्या है? अगर वो ऑलरेडी कोई जॉब में है और अगर उन्हें लग रहा है कि यार मेरे को इतना 50,000 1 लाख के अंदर मेरा साइड में इनकम हो रहा है फ्रीलांसिंग से, तो ठीक है। ओके। लेकिन अगर वो चाहते हैं, दे हैव ए गोल, उनका एक विजन है कि एक ब्रांड बिल्ड करे। जैसे विप्रो में मैंने जॉब किया। विप्रो एक प्योर प्योर श्योर शॉर्ट सर्विस कंपनी है। कितनी बड़ी कंपनी है, लाइक इन्फोसिस है। जैसे एजेंसीज की बात करूं, ग्रुप एम, अगर ग्रुप एम, माइंड शेयर, और बहुत सारे, जैसे बैंगलोर की अगर बात करूं, सोशल माफिया, बहुत मीडिया एंड, सो दे ऑल आर वेल एस्टेब्लिश कंपनीज जो कि बिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो बंदे का विजन क्या है? अगर वो उतने में ही उसका पेट अगर भर रहा है, राइट, उससे उस पर उसको जाने का है नहीं, दी डजंट वांट टू मेक ए बिगर चेंज। जैसे कंप्लीटली हम अगर अपने लेवल पे बात करें तो मार्केट एक्विजिशन की बात करते हैं। मेरे लैपटॉप में, पीसी में कंप्लीट डाटा पड़ा हुआ है कि कितने इंडिया में ऐसे कंपनीज है जिनका अभी वेबसाइट बनना बाकी है, कितने एग्जैक्टली रजिस्टर्ड कंपनी का वेबसाइट बना नहीं है, कौन कौन से इंडस्ट्री में अभी डिजिटल पेनिट्रेशन कितना है, पाई चार्ट के रूप में मेरे सिस्टम पे है, क्योंकि हम लोग मार्केट एक्विजिशन में, हम एक विजन के साथ चलते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपका एक विजन है, आप एक ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हो, देन एक रिकॉग्निशन, एक ब्रांड लेवल पे करना चाहते हो, देन यू हैव टू थिंक लाइक ए बिजनेस ओनर। आपको एक बिजनेस ओनर की तरह सोचना पड़ेगा, है ना? फ्रीलांसर क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कहीं पे जॉब करते हैं तो किसी एक कंपनी ने आपको कोई जॉब दे दिया, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। नाइस। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि देखिए आपने ये तो बताया कि भाई एजेंसी का करियर कैसे होता है, फ्रीलांसिंग का। हमारी ऑडियंस ना उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्लाइंट्स में, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो जो ऑडियंस है वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको, और वो सारी चीजें करने लगते हैं। और आपके चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं क्लाइंट्स को कैसे लाया जाए, कैसे डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स क्रैक करें। तो सर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप बताइए, एटलीस्ट एक दो, जो आपके हिसाब से एकदम प्रूवन हो और एक बिगिनर को इसके थ्रू मतलब श्योर शॉर्ट क्लाइंट्स मिल ही जाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर कर दीजिए सर। देखो, क्लाइंट लाना सबसे इजी चीज़ है एजेंसी के अंदर। सक्सेसफुली क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर करना और कस्टमर को 6 महीने 1 साल तक बांध के रखना, सबसे बड़ा चैलेंज वो है। लोगों को लगता है कि क्लाइंट लाना बड़ी चीज़ है। देखो, क्लाइंट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आप अपने घर के बाहर जाओगे, है ना? आप उनको बोलोगे कि यार 100 बिजनेस को एक्सेस करो, 100 बिजनेस का वेबसाइट भी नहीं होगा। द पॉइंट इज़ कि लोगों को लग रहा है कि जादू है ना? मतलब मैं कुछ मेहनत कुछ भी करूँगा नहीं, मेरे को कहीं पे बटन दबाऊँगा तो मेरे को क्लाइंट्स मिल जाएँगे। नहीं, एक्चुअली यूट्यूब के ऑडियंस का यही है कि मैं कुछ ना करूँ, है ना? मतलब स्वर्ग जाना है लेकिन मरना भी नहीं है, राइट? ऐसा है। तो देखो, क्लाइंट लाने के लिए 2 चीज़ देखना पड़ेगा, क्या आप टाइम दे सकते हो या पैसा दे सकते हो? यू वांट टू गिव टाइम और मनी। अगर पैसे दे सकते हो, द ओनली एंड ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप एक नीश पकड़ो, है ना? आप एक नीश देखो, रियल एस्टेट हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इट कैन बी फिनांस, इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी लोकल बिजनेस, इट कैन बी ई कॉमर्स स्टार्टअप। कोई भी एक नीश, यानी कि नीश मार्केट, ग्रुप ऑफ पीपल, वो अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, राइट? यू क्रिएट अ वेबिनार और उसे यूट्यूब पे चलाओ, ओके। उसे यूट्यूब पे पब्लिश कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर जगह। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो उस पे आप कॉपी लिखे होंगे, रियल एस्टेट के कीवर्ड्स होंगे, नीश सेंट्रिक कीवर्ड्स होंगे, हैशटैग्स, तो धीरे धीरे क्या होगा ना,
वो वीडियो को आपका टारगेट ऑडियंस देखना शुरू करेगा, राइट? देखना शुरू जैसे करेगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा उस पे, नंबर 1। नंबर 2, जब एक वीडियो देखता है, द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब एंड द ब्यूटी ऑफ लिंक्डइन ऐसा है कि वो आपके बाकी सारे वीडियोस भी उस प्लेलिस्ट के वो प्रमोट करने लगेगा उनके टाइमलाइन पे। तो धीरे धीरे उनके बिजनेस के जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो आपके वीडियो के थ्रू उसको हेल्प मिलने लगेगा। और सारे वीडियोस के अंदर आप कॉल टू एक्शन दो कि आप एक एजेंसी रन करते हो, राइट? और आप एक फ्री कंसल्टेशन के लिए ओपन। तो अगर 100 लोग देख रहे हैं ना, तो 2-3 लोग आपके उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके आपका अपॉइंटमेंट बुक करेगा। और वो जो बंदा होगा जाएगा ना, वो हाई क्वालिटी लीड होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट किए हैं आप तक पहुंचने से पहले। एक अच्छा सा कंटेंट दे सकते हो, ठीक है? आप दूसरा काम क्या करो, आप इतना बड़ा वेबिनार ट्रेनिंग भी मत करो। आप कंसिस्टेंटली, जैसे रियल एस्टेट का मार्केट है, आप विश्वास नहीं करोगे, यूट्यूब एडमी ऑफिशियल एक चैनल है, आलोक भाटिया का चैनल नहीं है, एडमी ऑफिशियल एक दूसरा हमारा चैनल है। एक ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन का भी चैनल है, जहाँ पे एक रियल एस्टेट अपने बिजनेस, रियल एस्टेट एजेंट्स कैसे ज़्यादा फ्लैट बेच सकते हैं, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें कुछ कुल मिला के 7-8 हज़ार अभी व्यूज़ आ चुका है। थोड़ा पुराना वीडियो, 1 साल से ऊपर हो चुका है वीडियो। उसमें 70 to 80 क्लाइंट्स, ऑनगोइंग रिकरिंग क्लाइंट्स अभी उस पर्टिकुलर वीडियो से हमने क्लोज करके अभी चल रहे हैं, और उस पे एक पैसा भी हमने एड्स पे भी नहीं लगाया। दूसरा क्या कर सकते हो, आप एक सीरीज ऑफ कंटेंट बिल्ड करो, छोटे छोटे 2-5 मिनट के वीडियोस, ठीक है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप एक प्रॉम्प्ट लिखो कि टॉप 100 बिजनेस प्रॉब्लम्स रियल एस्टेट एजेंट्स फेस वाइल सेलिंग अपार्टमेंट, तो आपको वो 100 प्रॉब्लम बता देगा, है ना? फिर एक क्वेश्चन पूछो, एक प्रॉम्प्ट और एक दो कि कन्वर्ट दिस क्वेश्चंस इनटू सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस आ गए, उन सॉल्यूशन का आपको वीडियो बनाना है, क्योंकि किसी का प्रॉब्लम है तभी वो आपको पे करेगा। तो प्रॉब्लम है करके वो रिसर्च कर रहा है, जब रिसर्च करेगा आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो उसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो आपका वीडियो देखेगा, वीडियो में आप कॉल टू एक्शन दो, है ना? जैसे ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स के बीच में एडवर्टाइजमेंट बैनर्स, एडसेंस के बैनर्स होते हैं, वैसे आप बीच में कॉल टू एक्शन दो, कमर्शियल ब्रेक वैसा। तो इस पे आपको टाइम लगाना है, राइट? द बेस्ट वे, जो लेट्स से आप कंटेंट बिल्ड नहीं करना चाहते, तो आप थोड़ा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको। आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे आप रूल बना लो कि आप डेली बेसिस पे 20 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे। तो 3 महीने में, लेट्स से महीने में 600 लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, तो 3 महीने में आपने 1800 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया। उन 1800 जो लोग आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तो एक बहुत ही हम्बल सा स्क्रिप्ट होता है। जैसे आप मुझे कनेक्ट करोगे तो आप लिखोगे, हे आलोक, आई गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, especially the work that you have been doing in the digital industry space, it's really inspiring for me, I would like to learn more from you, can we connect? तो ये एक पर्सनलाइज मैसेज है ना? तो लोग 30 से 40% लोग ना, अगर आप पर्सनलाइज मैसेज डेली भेजोगे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, तो 1800 से एटलीस्ट 600 से 700 लोग आपके ना कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। 600 से 700 लोग को अगर आप डेली मैसेज में नर्चरिंग कर रहे हो, उन्हें केस स्टडी भेज रहे हो, ब्लॉग्स लिख रहे हो, एटलीस्ट वो 600-700 में से 60 to 70 मीटिंग्स यू विल गारंटी गेट। तो सिंपल सा बात है, 60 से 70 अगर आपको मीटिंग मिल रहे हैं, राइट, अगर उस पर्टिकुलर फनल से आए हैं, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक एटलीस्ट 6 to 7 प्रोजेक्ट्स इन अ क्वार्टर, जो कि आई थिंक एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन डिसिप्लिन तरीके से करना है, लेकिन लोग करते नहीं है ना। आज 20 लोगों को जोश में आए, 20 लोगों को भेज दिया, दूसरे दिन छुट्टी पे भाग गए, दिवाली के लिए 4 दिन छुट्टी ले लिया, या 2-3 लोगों को भेजा, फिर बोला बोर लग रहा है करके छोड़ दिया। तो ये दिस प्रैक्टिकल वे है ना। ये सारी चीजें मतलब यू हैव टू गिव टाइम, है ना? पैसे का तो यार, आई मीन टू से देयर इज नो लिमिट टू दैट। गूगल का सर्च ऐड चलाओ, लोकेशन में आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ऐड चलाओ, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज, अगर आपको गूगल सर्च ऐड चलाना आता है, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, टॉप पे रैंक करा सकते हो अपने ऐड को, देन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे हाई क्वालिटी क्लाइंट्स मिलेंगे। आप फेसबुक पे भी ऐड चला सकते हो, एक ट्यूटोरियल, एक कंसल्टेशन पे डायरेक्ट बुला सकते हो ऐड चला के। सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल वेज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, आपने जो इसमें जैसे मेथड बताया ना, खास करके लिंक्डइन वाला, तो ये सच में पावरफुल है, क्योंकि इसको मैंने भी अपने चैनल में बताया और इसको ना प्रैक्टिकली मैंने यूज किया है। और मुझको वहां से लाइक अभी तक 10 से 15 क्लाइंट्स मिल चुके होंगे, जिसमें से कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे रिटेनर क्लाइंट्स हैं जो अभी पिछले 1 साल से हमारे साथ में काम भी कर रहे हैं। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मुंबई के हमारे सर्जन है जो हमें लिंक्डइन से ही मिले थे, और उन्होंने एक रेफरल दिया
मतलब यूएस का एक बंदा है और वो रेफरल $2000 में रिकरिंग बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। सो ऐसे कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं लिंक्डइन से और ये प्रूवन है। जैसे आप बता रहे हैं इसको मैंने भी यूज़ किया है और इससे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं। तो सर जैसे आपने बताया क्लाइंट्स लाने का क्या तरीका है, तो हम सब जानते हैं एज़ अ एजेंसी ओनर कि एक एजेंसी में या फ्रीलांसिंग बिज़नेस में क्लाइंट लाने से ज़्यादा रिटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब किस तरह से आप उनको रिटेन करके रखते हैं। तो आपके भी सर बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो रिटेनर बेसिस पे होंगे। तो कैसे आप मतलब क्या आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं? किस तरह से आप उनको रिटेन करके रखते हैं लॉन्ग टर्म तक? क्या आप इसके पीछे आपका शेड्यूल है उनसे मतलब फ़ॉलो अप लेने का या डिटेल्स शेयर करने का? मतलब इस पे प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखो, परमानेंट क्लाइंट तो कोई भी बिजनेस का बैकबोन होता है, और जी। टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग सेल्स बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग रीऑर्डरिंग बिजनेस में हैं। ओके। तो अभी तो खैर मैं क्योंकि हो सकता है कि आपका ऑडियंस मोस्टली स्टार्टअप एजेंसी ओनर्स है, तो मैं स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि हुँ, करेंटली हमारे पास तो रिटेंशन टीम्स हैं, ओके। अकाउंट मैनेजमेंट टीम है जिनका काम ही होता है कि रिटेन करना। हुँ, लेकिन जब आप अपना करियर बिगिन करो, नए नए जब हो ना, एक चीज़ को कभी भी आप मिस आउट मत करो, जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स करते हैं, कि वीकली ग्रोथ मीटिंग कभी भी नेग्लेक्ट मत करो। मतलब कस्टमर के साथ दुनिया इधर का इधर हो जाए, आपको वेंसडे या तो थर्सडे, वीक में वेंसडे और थर्सडे क्यों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। अच्छा। 2 दिन एटलीस्ट आपको मेक श्योर करना है कि फर्स्ट हाफ में ही आपको कस्टमर के साथ अपना ग्रोथ मीटिंग खत्म कर देना ओके। है ना? अगर बहुत सा 10-15 क्लाइंट अगर नहीं अकोमोडेट हो रहा है, तो आप डे में बैठ के 2 दिन आप खत्म करो। उस पे आप दिखाओगे क्या? सिंपल, जो भी आपने काम किया है उस चीज़ का आपको ढिंढोरा पीटना है, ये सारी चीज़ें हमने काम की है। ओके। जितना भी डाटा है, नंबर है, रिपोर्ट है, क्या स्पेंड हुआ, क्या रोआस आया, एवरीथिंग, है ना? हुँ, वेबसाइट भी अगर कर रहे हो तो वेबसाइट टाइमलाइन के बेस पे कहाँ तक पहुंचा है, और उस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट, सॉरी, उस पर्टिकुलर मीटिंग में उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करो, ग्रोथ पर्सपेक्टिव दिखाओ। तो ये एक ऐसा मीटिंग होता है ना जहाँ पे कस्टमर का रिलेशन आपके साथ थोड़ा सा गाढ़ा होगा। हुँ, राइट, ये विदाउट फेल करना है, कभी कभी 2 बार भी होते हैं वीक में। दूसरा आप कर सकते हो हेल्थ चेक कॉल। हेल्थ चेक कॉल सर्विस इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। 20 से 25 तारीख को आपको अपने क्लाइंट को कॉल करना है, हाय हेलो करना है, पूछना है कि सर अभी तक जो हम काम आपके साथ कर रहे हैं, कोई ऐसा कंसर्न है जो आप हमें फीडबैक देना चाहते हो, या कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई आपका एडवाइस है क्या? तो हुँ, क्या होता है ना, कस्टमर चर्न होगा कब पता चलता है, जब आप पैसे के लिए मेल भेज दिए, इनवॉइस भेज हुँ, दिया और वो पैसे भेज नहीं रहे। तो वो क्राइसिस ना, इतने लास्ट मोमेंट तक उसको लेके नहीं जाना है, हुँ, पहले से टेम्परेचर पता चलना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरा, आप सीसीडी करते हैं हम, जैसे हम लोग के बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, एकेडमी के भी बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, तो एवरी सैटरडे हम अपने सारे कस्टमर्स को ना मेल भेज देते हैं कि आज इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज सीखेंगे, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आके बैठ जाता है। तो जब आप एज ए कंपनी कस्टमर का कैपेबिलिटी बढ़ाते हो ना, इसे हम कहते हैं सीसीडी, है ओके। ना? वो कैफे कॉफी डे वाला नहीं, हुँ, हुँ, कैपब कस्टमर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, कस्टमर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। तो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। ओके। प्लस दिवाली गया अभी, तो क्लाइंट को गिफ्ट वगैरह दो। जैसे ही कोई क्लाइंट के साथ 3 महीने का आपके साथ बिलिंग हो जाता है, तो उनको एक गिफ्ट भेजो, एक सर्टिफिकेट भेज सकते हो कि यू आर माई प्रिविलेज्ड प्रीमियम इलीट क्लाइंट। तो वो एक अच्छा, क्यों ना, एक अच्छा क्लाइंट रिलेशनशिप अच्छा हेल्दी रहेगा। तो ये सारा हुँ, चीज़ें ही करनी है बस, एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ सर्विस भी देखना जरूरी है। हुँ, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, जो भी डिस्कशन हुए थे, जिस पैरामीटर पे वो आपको बोला था जज करेगा, उस पैरामीटर के ऊपर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, हुँ, हुँ, कि हुँ, ये पैरामीटर को मैं कंप्लीटली उनके साथ, उनके एक्सपेक्टेशन के साथ मैच कर पा रहा हूँ कि नहीं कर। तो ओके। ये सारी कुछ चीजें हैं, मेंटेन मैनेज करके रखेंगे तो ओवर टाइम क्लाइंट रिटेंशन सीख जाएंगे। कस्टमर केयर इसे कहते हैं, कभी कस्टमर सर्विस कहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। क्लाइंट रिटेंशन एंड सो फोर्थ। नाइस, बहुत जैसे मतलब इसमें से कुछ स्ट्रैटेजीज़ तो मैं भी पर्सनली यूज़ करने वाला हूँ अपने बिज़नेस के लिए। तो मतलब क्योंकि पावरफुल है जैसे आपने बताया कि वीकली कॉल्स होनी चाहिए, हमें क्लाइंट को अपडेट करना है कि भाई क्या काम चल रहा है, सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। तो अभी सर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि देखिए एक फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर क्लाइंट ले आता है, बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब उसके पास 5-10 क्लाइंट हो जाते हैं और वो टीम अपनी बिल्ड करना चाहता है। वो चाहता है कि यार उसके पास ना 1-2 लोग हो जाएँ काम करने के लिए। जैसे मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था तो मेरे पास सब 10-15 क्लाइंट्स थे और उनको मैनेज करने में मुझको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी।
क्योंकि मुझे मल्टीपल चीज़ें देखनी थी, मुझे बिलिंग्स भी देखनी थी, क्लाइंट रिटेंशन भी देखना था और नए क्लाइंट्स का फ्लो और उनका काम, सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं। तो उस पॉइंट पे सर टीम बिल्डिंग कैसे करी जाए? मतलब कैसे हम अपने साथ और लोगों को ला सकते हैं जो हमारा सपोर्ट करें और मतलब और हमारा बिज़नेस ग्रो हो उससे? भाई आदित्य, ये ना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। लोगों को मैनेज करना, बांध के रखना, लोगों को लाने भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन को मोटिवेट करके रखना सबसे बड़ी बात है। राइट। तो सबसे पहली बात, हायरिंग आप तभी कीजिए, ठीक है? अगर आप हायरिंग के अगर बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पे दो दो चीज आ जाती हैं कि मैं किस लेवल पे। सबसे पहला होता है मैं पार्टनर हायरिंग, को फाउंडर हायरिंग। तो बहुत बार गलती क्या करते हैं कि अगर मैं एक मार्केटर हूं, मैं एक एडवर्टाइजर हूं, तो मैं दूसरे एडवर्टाइजर के साथ मिलके एज ए को फाउंडर उसके साथ काम करना शुरू कर देता हूं। ये गलती कभी नहीं करनी है। ओके। एज ए ओनर आपके पास जो भी कोर स्किल है, उस कोर स्किल को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ऐसा कौन सा बंदा है जिसके पास लीडरशिप स्किल है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एडवर्टाइजमेंट पे मैं मास्टर हूँ, एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी भी दूसरा एडवर्टाइजर नहीं लाऊंगा अपनी कंपनी में। मैं एक को फाउंडर लेके आऊंगा जो सेल्स में अच्छा हो, ओके। ताकि वो सेल्स लाए और मैं डिलीवरी में हेल्प करूं। अगर दोनों सेम स्किल के बंदे आ गए ना, एज ए सीनियर मेंबर, को फाउंडर, तब तो यार आप एक दूसरे को जज करोगे, एक दूसरे के साथ झगड़ोगे, एक दूसरे के काम को इवेल्युएट करोगे। यानी कि जब भी आप कोई मीटिंग में एक चैम्बर में बैठोगे तो कोई नया क्रिएट इनोवेटिव आइडिया एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आप बस आपस में एक दूसरे से झगड़ोगे और रिश्ता टूटेगा। तो सही कहा। सबसे पहली बात है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना चाहिए को फाउंडर के अंदर, ठीक है? दूसरा कि यार अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स को, दोस्तों के साथ तो कभी भी पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि या तो वो दोस्त बन जाए, या तो यार मैंने गलती की है यार, मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ बिजनेस शुरू किया तो भी एक्सपीरियंस बनता है। मैं जब कोई एस्केलेशन लेके उसके पास जाता था, वो मेरे को संस्कृत सुना के भगा देता था, जैसे कॉलेज में नहीं करूंगा जा क्या करेगा। तो ऐसा बिजनेस नहीं हो पाएगा। और जब टीम की, ऑपरेशनल टीम की हायरिंग करनी है, जैसे कॉपीराइटर या एडवर्टाइजर, वेबसाइट डिजाइनर, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि टीम को लाने से पहले मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मैं उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक कैसे करूंगा। डेली बेसिस में 8 घंटा 9 घंटा अगर वो काम करेगा नहीं करेगा, इस चीज का मैं कैसे विजिलेंट बन के उसका मॉनिटरिंग सिस्टम मैं कैसे बिल्ड करूंगा। तो इसके ये पहले सेटअप करना है। फिर अगर हायरिंग की बात है, टीम कैसे, तो सबसे पहले आपको ना अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रांग करना है। जिस कैंडिडेट, जिस लेवल का आपको बंदा चाहिए, आप नेचुरली लिख दीजिए उसका जेडी। आपको आ गया अगर तो 8 घंटा करेगा क्या, तो वो जो भी आप उनसे करवाना चाहते हो, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, वो आप पहले एक जॉब डिस्क्रिप्शन बना लीजिए। फिर वो जॉब डिस्क्रिप्शन को हर जगह आप सर्कुलेट करा दो। आप अपने नेटवर्क पे, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट नेटवर्क, अपने लिंक्डइन पे, लिंक्डइन जॉब्स पे तो फ्री में आप पब्लिश कर सकते हो, जॉब ओपनिंग डाल सकते हो। तो अलग अपना जॉब है, बहुत जगह पे आप फ्री में भी डाल सकते हो, डाल दो। फिर अपना नंबर दे दो, जैसे ही पहली बार कोई कॉल करेगा उसको इमीडिएटली एक असाइनमेंट पकड़ा दो, है ना? असाइनमेंट अगर वो आपके कंपनी के गोल के साथ या कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी एंगल से अगर उसको सही करके दे रहा है, तभी वो आगे जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? अगर रिक्रूटमेंट स्ट्रांग है ना, आपने अच्छे से, आज के डेट पे अगर कोई बड़ी एजेंसी में आप जॉब करने जाओगे, अभी एडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तगड़े तगड़े एजेंसीज में, एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, 3-4 राउंड होते हैं मिनिमम। अच्छा। मिनिमम 3-4 राउंड, रिटर्न राउंड, वर्बल राउंड, पीआई राउंड, है ना? मतलब निचोड़ देंगे। तो एज ए आपको रिक्रूटमेंट बहुत स्ट्रांगली करना है ना? मतलब लव एट फर्स्ट साइट होना ही नहीं है कि ये आ गया तो आप देखो कि मस्त बंदा जब तक नहीं मिलता है तब तक में। और हमारे कंपनी में ना हम लोग कंसिस्टेंटली रिक्रूटमेंट हमारा चलता है ना? ऐसा नहीं है कि जब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आ गया तो फिर हम रिक्वायरमेंट का, रिक्रूटमेंट का हम अपना हायरिंग शुरू करेंगे प्रोसेस। हम लोग पहले ही हर दिन 3-4 बंदे सीवी लेके बैठते हैं, कॉपीराइटर, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर बुलाते रहते हैं, ताकि जब कोई रिक्वायरमेंट आ गया तो हमारे पाइपलाइन में कोई बंदा होना चाहिए जिससे हमने बात की है, ताकि शॉर्ट हो जाए साइकिल, उसको 1 हफ्ते के अंदर हम हायरिंग कर लें। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, टीम को मोटिवेट करके रखना। टीम को मोटिवेट करके रखने के लिए ना, एज ए फाउंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टीम के साथ अपने कंपनी का विजन शेयर करो, और वो विजन आपके लिए कितना जरूरी है, कंपनी के लिए कितना जरूरी है, और वो उस पर्टिकुलर विजन के साथ अगर काम करेंगे तो उनका क्या ग्रोथ होगा, ये चीज टाइमली उनको कम्युनिकेट करते रहोगे ना,
जिसे हम कहते हैं टाउन हॉल मीटिंग, कंपनियों में हम उसे कहते हैं टाउन हॉल मीटिंग, यानी कि को-फाउंडर, फाउंडर जाएँगे, एक दिन सबको बुलाएँगे, नाश्ता-पानी होगा, पिज़्ज़ा, समोसा खाएँगे और हम लोग खड़े होके उस दिन ये समझाएँ कि हमारा कंपनी का 1 साल का विज़न क्या है, पिछले साल हमने क्या गलती करी, इस साल क्यों गलती को हम नहीं दोहराएँगे। और हम इंडिविजुअल बंदों को भी पूछते हैं कि यार आप बताओ कि इस कंट्रीब्यूशन में आप कैसे रोल प्ले कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ अ आउट ऑफ द बॉक्स एक विजन राउंड होता है। बहुत क्यों देखो कंपनी में छोटी कंपनियों को बंदे क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार इस फाउंडर के साथ मैं काम करूँगा तो मेरा तो यार करियर लगता है हिल रहा है। क्योंकि सबको अपने घर में जवाब देना है ना कि यार स्टेबिलिटी क्या है तेरे उस कंपनी में? उसके पिताजी, ताऊ-जी पूछते हैं कि अच्छा वो कंपनी कितनी बड़ी है? अच्छा 2 एम्प्लॉयी है, 3 एम्प्लॉयी तो बहुत ज़रूरी है कि बंदा आपके साथ जब है ना, वो मोटिवेटेड फील करे। तो एक लीडरशिप स्किल बहुत ज़रूरी होता है एक स्मॉल कंपनी स्टार्टअप को एक एमएनसी लेवल तक लेके जाने के लिए। जैसे मैंने वेबफोर्सिस जब जॉइन किया था, कुछ 10-12 लोगों का टीम था, है ना? यू नो वी स्केल्ड इट टू 200-300 पीपल टीम, है ना? विद इन अ स्केल ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, है ना? हर हर दिन, हर महीने हर एक बंदे से आप 1 टू 1 बात करो कि भाई क्या चल रहा है? कोई फीडबैक देना चाहते हो क्या? मेरे को लेके तुम्हारा कोई कंसर्न है क्या? एज़ अ फाउंडर पूछना ज़रूरी है। ऐसा कोई ऐसा टीम मेंबर है जिससे आपको कोई परेशानी है? आप कोई दूसरा कंपनी जॉइन करने का देख रहे हो क्या? तो स्ट्रेट ये सारी चीज़ें 1 टू 1 हर एक स्टाफ से करोगे ना, तो आपको क्लैरिटी पता चलता है कि भाई जो सेना मैंने बनाया है 2 लोगों का, 4 लोगों का, उनके बीच में कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद का भी कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें। नहीं, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी इनसाइट्स शेयर करी कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये जो इनसाइट्स हैं ये मतलब एक स्क्रैच से एक फ्रीलांसिंग बिजनेस को कैसे बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट करना है, ये सारी स्ट्रेटजीज उसी के लिए। तो अब सर मूव करते हैं अपने लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। मतलब कोई ऐसे ऐसे बंदे जो भाई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो नहीं चाहते कि फ्रीलांसिंग बिजनेस से मतलब कभी क्लाइंट हो सकता है मिले या ना मिले। डिजिटल एजेंसी अगर शुरू करनी है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लगे, टीम बिल्डिंग करनी है। तो क्या सर अगर कोई बंदा जॉब करना चाहता है तो क्या वो फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी का बिजनेस जो है उसके बराबर या उसके उसके आसपास पैसे कमा सकता है, या फिर उसमें जॉब में क्या ग्रोथ है बंदे की? देखो बिज़नेस और जॉब का ना कोई कंपैरिज़न नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ओके। ना? मतलब देखो बिज़नेस इज़ हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर तुम मेहनत से काम कर रहे हो, हर्डल्स आएँगे, माइंडसेट अच्छा है, लगे हुए टिके हो 4-5 साल तो तुम ग्रो करोगे गारंटी है ना? उसका कंपैरिज़न कभी जॉब के साथ करना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि देखो कोई भी तुम कंपनी में सीईओ भी बन जाओ, लेकिन कंपनी का मालिक कम जितना कमाएगा थोड़ी एक सीईओ भी कमा सकता है। क्योंकि कंपनी के मालिक का रिस्क तो बड़ा है ना? उसने पता नहीं लाइफ में कितना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा तो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जॉब में क्या फ्यूचर है, डेफ़िनेटली अगर कोई देखो धंधा सबके बस की बात नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबके बस की बात नहीं है कंपनी चलाना, है ना? सभी चलाएँगे तो यार फिर एम्प्लॉयी कहाँ मिलेंगे? इट्स नॉट आई विल नॉट गिव एनी फेक एक्सपेक्टेशन सबसे बिज़नेस नहीं हो पाएगा। सब नहीं बने बिज़नेस के लिए। तो जॉब स्पेस में ना जहाँ पे मैं अभी बैंगलोर में हूँ, मैक्सिमम वर्किंग क्लास लोग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू नो हमारा इनफैक्ट एक स्टूडेंट है वो तो 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज पे है वो एज़ अ डिजिटल मार्केटर। बहुत सारे फ्रेशर लेवल पे भी 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 10 लाख पैकेज में है। फ्रेशर लेवल पे नॉर्मल पेप्सी में हमारे एडमी के स्टूडेंट्स को जॉब कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे काम कर रहे हैं, रिलायंस पे जॉब कर रहे हैं, ग्रुप एम पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर बत्रा का मेन लीडिंग बंदा हमारे वहाँ पे काम कर रहा है, यू नो वहाँ पे। तो देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स डूइंग रियली रियली वेल। एक डिसेंट लाइफ़स्टाइल जीने के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस के पर्सपेक्टिव से एक इंडिविजुअल को जितना पे आउट मिलना चाहिए ना, एक बंदा कर सकता है अच्छे से जॉब में। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपका एटलीस्ट आपका नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। सर्टिफ़िकेशन कहीं से भी ले लोगे ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉलेज होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओके। है ना? ओके। नाइस। तो जैसे आपने बताया कि मतलब जॉब में भी बहुत ज्यादा स्कोप है और इसमें भी बहुत आगे ग्रोथ है। तो सर जॉब से मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, अगर मतलब एक बिगिनर है वो चाह रहा है कि अब ना वो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करे आगे जाके फ्यूचर में। तो क्या पोजीशंस अवेलेबल होती है, क्योंकि अलग अलग स्किल्स होती हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं और जो स्टार्टिंग सैलरी है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं प्लीज? एटलीस्ट कुछ नहीं भी तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे पहली बात अगर आपका कोई व्यूअर है टायर बी सिटी में है या यू नो स्मॉल टाउन में बैठा हुआ है
आप ये सपना बिल्कुल भी मत देखो कि आपको घर बैठे-बैठे आपको जॉब मिल जाएगा, राइट? अगर आप चाहते हो कि आपको स्ट्रगल करना है, तो आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा और किसी भी मेट्रो सिटी में जाके, जैसे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, इस तरह के इंडस्ट्री में आके सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जॉब ढूँढना पड़ेगा क्योंकि अपॉर्च्युनिटी यहीं है, राइट? अभी टाउन भी स्मॉल टाउन्स पे अपॉर्च्युनिटी नहीं है, राइट? एक्सपोज़र भी नहीं है ना? जैसे हमारे ऑफ़िस के बगल में एनआईएफटी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जब आप हमारे ऑफ़िस के अगल-बगल में 2-4 राउंड लगा दोगे तो यहाँ पे लोग छींकते ही इंग्लिश में, है ना? भिखारी भी भीख इंग्लिश में माँगता है इधर बैंगलोर में, है ना? तो बहुत एक ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा आपका यार, यहाँ पे गूगल भी हायरिंग करती है, राइट? यहाँ पे बैंक्स वगैरह भी हायरिंग करते हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी मार्केटिंग का हायरिंग हो रहा है। इनफैक्ट हमारे कंपनी में जो हमारा सपोर्ट मैनेजर है, वो उनका एचडीएफसी में उनका एक्सपीरियंस है एज़ अ मार्केटर, राइट? सो इन द बिगिनिंग आपको कोई ऐसा स्किल एंगल से अपने आप को नैरो डाउन नहीं करना है, आपको बस इंडस्ट्री में घुसना है। मतलब आप naukri.com पे जाओ, timesjob.com पे जाओ, आप shine.com पे जाओ, आप इंडीड पे जाओ, लिंक्डइन जॉब्स पे जाओ, सबसे पहले अपना प्रोफाइल कंप्लीट करो, 100% प्रोफाइल कंप्लीटनेस होना चाहिए। सेकंड आपको क्या करना है, जितने भी कीवर्ड्स हैं, एसईओ, सोशल मीडिया, पीपीसी, सर्च ऐड, वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड, मेटा एड्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, जितने भी कीवर्ड्स हैं इस स्पेस में घुसने के लिए, सारा कीवर्ड्स एज अ स्किल लगा दो। तो होगा क्या, आपके पास जैसे जॉब्स आएंगे ना, तो आप स्टार्टिंग में चूजी मत बनो, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलोगे कि मेरे को सिर्फ मेटा एडवर्टाइजर ही बनना है, तो आप अपने लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी अपने बहुत सारे दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए। आप खुद देखो कि एक प्रोडक्ट कंपनी में आप चले गए, लेट्स से एजेंसी नहीं, प्रोडक्ट कंपनी में चले गए, मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, तो आप दिन भर बैठ के मेटा में क्या करोगे? वो तो चाहेगा ना कि आप उनका मेल भी देखो, आप उनका थोड़ा वेबसाइट का हैंडल भी करो, थोड़ा बहुत उनको सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह करो। तो स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट नॉलेज चाहिए ना, दैट इज यू नीड टू हैव ए स्ट्रांग मार्केटिंग नॉलेज, है ना? मार्केटिंग का देखो, डिजिटल टूल्स, मेटा, इंस्टाग्राम, एड मैनेजर, ये ईमेल मार्केटिंग, ऑटो रिस्पॉन्डर, ऑटोमेशन, सारी बात की चीजें हैं। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है ये चीज समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल तो होना ही है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, और है ना? तो पहले मार्केटिंग का नॉलेज, कि यार मार्केटिंग बेसिक्स क्या होता है ना, जैसे 7P ऑफ मार्केटिंग, पोजिशनिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या है, यूएसपी कैसे बनाते हैं, राइट? मार्केट शेयर, टोटल अवेलेबल मार्केट क्या है, राइट? तो अगर वो फंडा क्लियर है ना, तो आप कोई भी टूल को इजी तरीके से यूज कर सकते हो, सबसे पहली बात। तो मार्केटिंग नॉलेज होना जरूरी है। स्टार्टिंग आपको टी शेप मार्केटर से करना है। टी शेप मार्केटर यानी सभी के ऊपर आपका एक बेसिक, हायर टू बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप काम करना शुरू करोगे, यू विल रियली फिगर आउट कि आपसे क्या अच्छा हो रहा है। फिर आप टी मतलब यूल गो इनटू वन वर्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए मीडिया प्लानिंग का, टीम बिल्डिंग करने का, बजटिंग करने का, कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है, फोरकास्ट, रेवेन्यू फोरकास्ट करने का, ये सारा हायर लेवल स्किल है। मीडिया प्लान करने का, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, ये सारा स्किल आएगा जब आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके अंदर आ चुका है ना? और सर स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, मतलब अगर किसी को जॉब करनी है तो रोल्स के हिसाब गॉट से? इट, गॉट इट। अगर स्टार्टिंग सैलरी बात करोगे ना, ये डिपेंड करेगा, लोकेशन टू लोकेशन होता है, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? टायर ए में सिटी में जो आपको मिल रहा है वो टायर बी में नहीं मिलेगा। दुबई में एक इंटर्न का 1 लाख रुपए सैलरी है ना? बिल्कुल अभी सही मैं बात। दुबई में 1 लाख रुपए मतलब 4,000 3,000 दिरहम ऐसा तो मिलता है। द पॉइंट इज कि एटलीस्ट समबडी शुड एक्सपेक्ट इट अ 5 to 6 लाख रुपी, 4.5 to 6 लाख रुपी पैकेज जब वो शुरू कर रहा है अपना करियर, है ना? हो सकता है कि पहले इंटरव्यू में इतना नहीं मिले, लेकिन हो सकता है कि 3 4 6 इंटरव्यू देने के बाद ऐसा एक कंपनी बिग शॉट मिल जाए, है ना? पहला एक जॉब कर लिया, 3 महीने 6 महीने के अंदर उसको और इंटरव्यू दे रहा है, उसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो वो स्विच मार लिया। तो पहले 3 साल 3 महीने 6 महीने के अंदर ना एटलीस्ट 4.5 लाख to 6 लाख तो मिनिमम एक्सपेक्ट करना चाहिए एट ए लो एंड सैलरी। उसके ऊपर का तो लिमिट नहीं है। मिंटू से अडोबी अभी हायरिंग कर रहा था 12 लाख 13 लाख पैकेज में फ्रेशर्स को। सो टेक कंपनीज जैसे देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनका बजट होता है, वो हायरिंग भी करते हैं, लेकिन वो भी उठाएंगे प्रीमियम बी स्कूल से, डिजिटल मार्केटर्स ब्री स्कूल से उठाएंगे, अगर ले भी भी विदाउट एनी बी स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं है,
प्रीमियम बी स्कूल, बिजनेस स्कूल का कोई एक्सपीरियंस है, तभी वो देखेगा कि यार कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी कैसा है, कितना गो गेटर है, एटीट्यूड कैसा है। ढीला ढाला बंदे का कोई मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेजी, ढीला ढाला, आउटगोइंग नहीं है, आउटस्पोकन नहीं है, तो डिफिकल्ट फेस होगा ऐसा बंदा। एडनी में ना ये सारी चीज़ें हम एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ना बहुत ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैंने अपने करियर में ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। स्टार्टिंग में मैं भी इतना आउटस्पोकन नहीं था, चुपचाप रहता था, काम करता था। फिर मैंने देखा कि यार जो लड़कियों को या लड़कों को जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो मीटिंग में बड़ा बड़ा बात बोल के वो प्रमोशन अप्रेजल ले ले रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने भी अपने ऊपर काम किया। ओके। तो ये पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है सर कि अगर आपके पास स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और अगर आप एक सही जगह पे हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में हैं, अच्छी जगह पे हैं, बैंगलोर जैसी, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती, क्रैक कर सकते हो आप। तो सर बहुत सारे बिगिनर्स को ये कंफ्यूजन रहती है, अगर उनको जॉब करनी है तो वो सोचते हैं क्या मतलब हमें कोई कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का स्पेसिफिक कोर्स करना जरूरी है, या फिर अगर हमने यूट्यूब से कहीं पढ़ा है, फ्री कोर्स देखा है, तो उसके थ्रू भी मुझे जॉब मिल सकती है? मतलब अगर मेरे पास प्रैक्टिकल लर्निंग है और एक फ्री कोर्स कर लिया, या मतलब जरूरी है 5-6 महीने का कोर्स किया जाए डिजिटल मार्केटिंग में? देखो, सीखने वाला बंदा तो कहीं भी सीख सकता है ना? एकलव्य तो यार द्रोणाचार्य का फोटो देख के सीख लिए थे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आज के डेट पे बंदा जब इंटरनेट पे जाता है करता क्या है ना? तो वो सबसे पहले एक बार एक यूट्यूब का वीडियो देखा, फिर वो चला गया रील्स शॉर्ट्स के दुनिया में खो गया। तो द पॉइंट इज कि कीपिंग दैट इन माइंड, मेरे को नहीं लगता है कि 1% लर्नर भी ऐसे होंगे जो यूट्यूब के ऊपर देख के सीख के डिसिप्लिन तरीके से जॉब क्रैक कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? क्योंकि यूट्यूब में जो फ्री के जो कंटेंट होते हैं वो काफी अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आज वो बैकलिंक बिल्ड करने का कोई वीडियो देख रहा है, तो कल कोई वीडियो उसको ऑन पेज एसईओ का आ गया, मतलब दोनों उल्टा। कल को वो कहीं पे देख रहा है कि यार सोशल मीडिया के पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, परसों वो देख रहा है कि यार अगर एड को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। मतलब दोनों में इतना गैप हो गया, तो वो लिंक्स कनेक्ट नहीं होता है, क्यों? बिकॉज देखो, इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन होता है ना? इंटरनेट के ऊपर अगर टाइप करोगे ना हाउ टू बिकम ए करोड़पति, 1 लाख आर्टिकल्स आएंगे। हाउ टू बिकम ए मिलियनियर, 10,000 ऐसे वीडियोस होंगे यूट्यूब के ऊपर। तो इंफॉर्मेशन से लोग थोड़ी करोड़पति या मिलियनियर बन गए, राइट? है ना? हाउ टू गेट ए 6 पैक्स, यार 10,000 वीडियो हैं यार, थोड़ी लोग को देख के यार 6 पैक्स आ जाता है ना? इन्फॉर्मेशन से लाइफ चेंज नहीं होगा। लाइफ चेंज होगा अकाउंटेबिलिटी से, हैंड होल्डिंग से। इट इज द रीजन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना जरूरी है अगर आप इस करियर में, इस लाइन पे अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, जहां पे आपको प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग हो रहा है, इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, जहां पे ट्रेनर आपके अपने एक्सपीरियंस को 1 to 1। तो बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज है जो रिकॉर्डेड मिलते हैं, है ना? 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, ठीक है, बल्क में बेचते हैं, 300 में, 1000 में, 5000 में, 10,000 में। तो वो लोगों का काम होता है कि बल्क में बेचना, है ना? वो प्रोडक्टाइज कर देते हैं प्रोग्राम को, उनको फर्क घंटा भी नहीं पड़ता है कि यार प्रोडक्ट से आगे वाले के लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि लाइव क्लासेस जहां पे होते हो, है ना? और सर्टिफिकेशन पे मत जाओ दोस्त, कि मेरे को इतना सर्टिफिकेशन मिलाएगा तो मैं इंटरव्यू में सर्टिफिकेशन दिखा के जॉब क्रैक कर लूंगा। आपके इंटरव्यू सर्टिफिकेशन पे नजर मारेगा, लेकिन चेक तो इवैल्यूएट आपके नॉलेज को ही करेगा। बोल देगा कि अब मेरे सामने बैठा है, चलो इस पेज का कीवर्ड रिसर्च करके मेरे को 2 घंटे में दे, ऑफिस के उसके चैम्बर में ही बोल देगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके पसीने छूटेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, है ना? तो प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर्स के साथ ही सीखना जरूरी है। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक प्रॉपर सिलेबस को सीखना जरूरी है इन द बिगिनिंग, जब अपना करियर को बिगिन कर रहे हो, फॉर श्योर। नाइस नाइस। नहीं, अगर किसी को हाई पेइंग जॉब क्रैक करनी है तो एक मतलब स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना, समझना चीजों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप हर एक स्किल को मास्टर कर पाओगे। नाइस। गॉट तो इट, सर यस यस। अगर किसी को, अब फाइनली हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, कि अगर एक बिगिनर है, उसने कोर्स कर लिया है सर्टिफाइड जगह से, और वो चाहता है कि एक हाई पेइंग जॉब को क्रैक करे, तो क्या वो जो कॉलेज हैं या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं वही प्लेसमेंट कराते हैं, या फिर उसको जरूरी है कि मतलब वो किस तरह से अप्लाई करे, कौन सी कंपनीज में? देखो, इंस्टीट्यूशन तो डेफिनेटली हेल्प करते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडमी में भी हम 100% जॉब असिस्टेंस देते हैं, इंटरव्यू तैयारी कराते हैं, रिक्रूटर का नंबर देते हैं, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका एकेडमी आपको इस तरह से सपोर्ट नहीं किया, इंटरव्यू क्रैक नहीं भी करवा रहा है, तो आप चुप मत बैठो। आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, इमिडिएटली जहां भी हो सीधा जाओ मेट्रोपॉलिटन सिटी। वहां पे तुम्हारा अगर कोई दोस्त है पीजी में रह रहा है,
या कोई रिलेटिव है, वहाँ पे 2-3 महीने का पैसे अपने जेब का खर्चा पकड़ो और वहाँ जाके टिक जाओ। वहाँ पे कंप्लीटली अपना करंट लोकेशन उस पर्टिकुलर सिटी का ही दो अपने सीवी में, और जो भी आप नौकरी, मॉन्स्टर, टाइम जॉब पे जो अपडेट करोगे, करंट लोकेशन वो सिटी का होना चाहिए। डेली आप इंटरव्यूज दो, है ना? इतने इंटरव्यूज होते हैं मेट्रो सिटीज में, है ना? तो आप डेली इंटरव्यू दो, आपका गारंटेड, अगर आपका आपका प्लेसमेंट, मतलब यू विल गेट अ जॉब, है ना? इट्स फर्स्ट, क्योंकि कोरोना कोविड के बाद जॉब एंगल से बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके 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 नाइस। तो आपने सिर्फ बहुत ज्यादा वैल्यू शेयर करी है इस वीडियो में। आई होप जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनको प्लीज एक बार बताइएगा कि कमेंट करके कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग, मतलब अगर आपको मैं पूछ रहा हूँ कि टॉप 5 इम्पोर्टेंट लर्निंग्स क्या है, तो आप उसको एक बार कमेंट करके बताइए, और कौन सा पार्ट वीडियो को आपको सबसे बेस्ट लगा है। सर, वीडियो क्लोज करने से पहले जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई करियर एडवाइस, मतलब अदर देन डिजिटल मार्केटिंग से हटके कुछ भी आप बताना चाहेंगे? तो आदित्य, डेफिनेटली मैं दूंगा, एक करियर एडवाइस दूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप 20 या 25 20s में हो ना, डोंट गेट ऑब्सेस्ड कि मेरे को मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बन जाना है ना? क्योंकि एवरीथिंग ग्रेट दैट हैपेंस इट टेक्स टाइम। और अगर आप सोशल मीडिया पे देख के मोटिवेटेड हो रहे हो कि वो याट पे जा रहा है, वो लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है, मेरे को भी वैसा लाइफ चाहिए, है ना? तो आप गलत डायरेक्शन पे चले जाओगे, गेट रिच क्विक स्कीम में आप फंस जाओगे, बिकॉज नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, है ना? आप अगर देखोगे कि शार्क टैंक में जो 4 सक्सेसफुल बंदे बैठे हैं, उन्होंने भी 6 अरे वो अमन गुप्ता जो है ना, उसका 7th या 8th स्टार्टअप है जो उनका क्लिक किया, राइट? सो द पॉइंट, अगर जकरबर्ग 16 की उम्र में अगर सक्सेसफुल बन गया ना, वो 10 साल की उम्र से शुरू किया है ना? अगर अगर रोनाल्डो, अगर 17 के साल में अगर वो फीफा खेल रहा है, तो 8 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा है, राइट? सो एवरीथिंग इट्स समथिंग दैट टेक्स टाइम। 20s में हो ना, तो आपका एक ही मात्र आपके पास मैं कहूंगा कि आपका गोल होना चाहिए, तजुर्बा लो, build a good relationship with your parents, build a good relationship with anybody whom you meet। नेटवर्किंग का पावर समझो कि लोगों के साथ मिलना, उनके साथ बैठना, उनके कैजुअल टाइम स्पेंड करना किसी मेंटर के साथ कितना इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर इन योर 20s। काम करो, गेट इन टू ए जॉब जहां पे एक ब्रांड को फॉलो मत करो, एक अच्छे बॉस को फॉलो करो, राइट? एंड इवेंचुअली ओवर अ टाइम स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, लेकिन ओनली एंड ओनली जब आपके पास तजुर्बा है, जब आपने अच्छा खासा अपना कुछ हाथ गंदा वगैरह किया है, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है कि मेरे को 20s में ही कुछ कर लेना है ना? गलत राह में आप फंस जाओगे यार, लोग आपको, स्कैमर्स आपको अपने लपेटे में ले लेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम देने के लिए और जितने भी बिगिनर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए। आई होप हम लोग इन फ्यूचर और भी एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Aditya, and also thanks a lot to your community members. All the best.